हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं प्रशांत कुमार आपके लिए एक नया क्लास आरंभ कर रहा हूँ करेंट अफेयर्स का। ठीक है ना। अब करेंट अफेयर्स जो है ना, हम लोग पढ़ेंगे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से। ठीक है ना। दो पेपर हम लोग शामिल कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग शुरू जो पर डे का रहेगा, जो पर डे का हम न्यूज़ रहेगा, उसका जो मेन पॉइंट्स न्यूज़ है और किस पेपर में आता है, वो किस मतलब सब्जेक्ट के थ्रू होकर के जाता है, तो ये सब हम लोग एक ही मतलब कि पढ़ते हुए उसको कंप्लीट करेंगे एक ही क्लास में। ठीक है। और सेक्शन वाइज बनाने का था, लेकिन सेक्शन वाइज इसलिए नहीं बना रहे हैं कि अभी ट्रायल कर रहे हैं। अगर सेक्शन वाइज अगर ठीक रहेगा तो आप लोगों का ओपिनियन रहेगा, तो उसके बाद फिर हम सेक्शन वाइज शुरू करेंगे। बाकी अभी देखिए, ये जो आपका बनाए हैं ना, तो इससे आपका जैसे कि जीएस पेपर यहाँ साइड में लिख दिए हैं, आपका कौन सा पेपर में आएगा का सब्जेक्ट लिख दिए हैं। ठीक है ना, कि कौन सा मतलब कि टॉपिक है, और फिर कुछ मेन पॉइंट्स आपका यहाँ पे अंडरलाइन कर दिए, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है ना। और जो हम लोगों को जिस पर्सपेक्टिव से हम लोगों को पढ़ना रहता है, सीएससी हो चाहे स्टेट पीएससी हो, तो उसमें क्या चीज़ पढ़ना रहता है, तो पूरा मतलब कवर करने का से अच्छा है कि कुछ पॉइंट्स है जो कि नोटेड हम लोगों को करना रहता है, नोट्स बनाना रहता है या कुछ भी करना रहता है, तो वो आपको यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, मार्किंग किया हुआ मिलेगा। और पर डे का जो न्यूज़ रहेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा रहता है 20 के एवरेज रहता है, 20 का एवरेज रहता है लगभग में, 15 से 20 का एवरेज में मान के चलिए कि उतना खबर आपका रहता है जो कि हम लोगों को पर डे डेली पढ़ना रहता है। और उसमें से कुछ स्कीम्स रहती है, कुछ पॉलिसीज़ रहता है, कुछ आपका प्रोजेक्ट रहता है, और फिर आपका जुडिशरी सिस्टम से कुछ पॉइंट्स रहता है। तो इसी तरह से मतलब कि सब कुछ रहता है। तो ठीक है ना, कुछ इम्पोर्टेंट रहता है जुडिशरी पॉइंट में, तभी मतलब कि उसको हम लोग शामिल करते हैं। बाकी जो जैसे ये यहाँ पे देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट हॉल्ट एविक्शन ट्राइब इन जहांगीरपुरी, मतलब कि यहाँ हम लोग जान रहे थे कि जहांगीरपुरी में मतलब कि डिमोलिश किया जा रहा था, अतिक्रमण को ख़त्म किया जा रहा है। ठीक है ना। लेकिन उसका खबर तब तक नहीं बनेगा जब तक कि मतलब कि सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवेंट नहीं करेगा। जब सुप्रीम कोर्ट का एंट्री हो गया, उसके बाद देख रहे हैं कि वहाँ पे तब फिर हम लोग खबर को एंट्री लेते हैं। मतलब ये खबर हम भी मतलब कि 2-3 दिन से बस देख रहे हैं, इसका कोई भी इंपॉर्टेंट हमको कहीं भी नहीं लगा। लेकिन जैसे ही आज कल जो मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का एंट्री हुआ, तो आज की खबर मतलब कि पढ़ना नेसेसरी हो गया कि आखिर इसके बाद आगे क्या होने वाला है, ये भी पढ़ा जाएगा। ठीक है ना। तो वही इम्पोर्टेंट तभी होता है। कुछ बातें होती है जो कि पॉलिटिकली होती है, तो उससे कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है ना। पार्टी से हमको कोई मतलब है नहीं, है ना, कि बीजेपी में क्या हुआ, कांग्रेस में क्या हुआ, या और किसी में क्या हुआ, इससे कोई मतलब है नहीं। ठीक है ना। जब तक कि वो मुद्दा नेशनल इंटरेस्ट का नहीं हो, आपका स्टेट लेवल का नहीं हो, या फिर इंटरनेशनल लेवल का नहीं हो, तब तक पॉलिटिक्स मतलब कि आपको फंक्शन आपको जानना है। ठीक है ना। प्रोसेस जानना है, लेकिन किसी पार्टी में नहीं उलझना है। ठीक है। आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू जो भी रहे, लेकिन आपको जो है पढ़ाई के लेवल में आपको थोड़ा सा आपको बच करके चलना होगा कि उन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहा जाए। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है ना। देखते हैं, आप लोगों का ओपिनियन मैटर करेगा कि करंट अफेयर्स जो हम क्लास ले रहे हैं और उसके बाद खबर जो शामिल कर रहे हैं, तो वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कि क्या रिजल्ट लेकर के आएगा, ये हमको भी देखना पड़ेगा। ठीक है। तो जैसे खबर देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है क्या किया, जहांगीरपुरी में रोक दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट जब इंटरवेन कब किया, जब कल के टाइम में 2 बार इंटरवेंशन हुआ। सुप्रीम कोर्ट जो है, जो सुप्रीम कोर्ट थे में मतलब कि सीजीआई है, उन्होंने आदेश दिया कि जहांगीरपुरी में रोका जाए, है ना। वेडनेसडे को 2 बार बोला गया कि बुलडोजर वाला मतलब कि ये ख़त्म किया जाए। फिर उसके बाद देखते हैं कि उन्होंने स्टेटस को मेंटेन, स्टेटस को मैटर मतलब कि लिया। ठीक है ना। स्टेटस को होता है कि 5 आपका ये है, विप जारी किया जाता है, रिट पिटीशन जारी किया जाता है। तो उसी में से स्टेटस को एक आपका ये है। ठीक है ना। रिट पिटीशन जो है जुडिशरी की तरफ से जारी किया जाता है, जिसमें कि 5 रिट पिटीशन होते हैं, तो वो आपको देखना होगा। तो जो सीजीआई हैं हमारे रमन्ना साहब, एन बी रमन्ना साहब, तो सीजीआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रमन्ना जी हैं, उन्होंने दुष्यंत देव और सुभाष चंद्रन, ये नाम मैटर नहीं करता है। ठीक है ना। तो इंटरवेंशन किया है, ये देखिएगा, इंटरवेंशन हुआ, उन्होंने कहा क्या कि उसको रोक दिया गया। ठीक है ना। उस काम को बुलडोजर वाले जो मतलब कि अतिक्रमण का ये किया जा रहा था,
आपका यहाँ पे जहांगीरपुरी में, तो उस चीज़ को, इस चीज़ को रोक दिया गया था। उन्होंने क्या क्या करके रोकवाया है कि मतलब कि जो उनके पास एडवोकेट वगैरह वकील जो है क्या लेकर के गए कि उनका सिक्योर जो ऑर्डर मिला, मतलब सुप्रीम कोर्ट का रोकने का ऑर्डर मिला, तो वो किस बनिस्बत किस आधार पे मिला, तो वकील के द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि ये कार्य जो हो रहा है ना अनऑथराइज्ड है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है ना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अनऑथराइज है मतलब कि उसका कोई मतलब कि अनऑथराइज है कि कोई उसको परमिशन नहीं दिया है, और दूसरा बात कि अगर जो हो भी रहा है तो वो क्या है, असंवैधानिक है। तो असंवैधानिक है, इसलिए इस कार्य को रोका जाए। तभी सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई जो है वो मतलब कि इसको रोकने का मतलब कि ऑर्डर जारी किए। ठीक है ना। और जैसे कि पता है कि अगर मान लीजिए कहीं डिमोलिशन शुरू होता है, ठीक है ना, किसी के अगर अतिक्रमण अगर रोका जा रहा है तो उसको प्रायर नोटिस दिया जाता है। क्या किया जाता है, प्रायर नोटिस दिया जाता है। प्रायर नोटिस जो दिया जाता है वो 15 दिन पहले बताया जाता है कि आपको जो नोटिस मिला है सरकार की तरफ से या और जिस डिपार्टमेंट की तरफ से अतिक्रमण का पीडब्ल्यूडी हो या और कुछ हो, तो उसके तरफ से नोटिस भेजा जाता है जिसमें कहा जाता है कि आपका ये मतलब कि मकान जो है आपका अतिक्रमित क्षेत्र में है ना, तो इसको या तो खुद ही हटा ले या फिर विभाग आकर के आपके ऊपर कार्रवाई करिएगा, आपके मकान के ऊपर कार्रवाई किया जाता है। तो ऐसे इस तरह का नोटिस आता है, तभी उसके बाद डिमोलिश किया जाता है। लेकिन यहाँ क्या हो गया है, 2-3 दिन से आप लोग देख रहे होंगे कि जा रहा है और डायरेक्ट ही मतलब कि तोड़ा जा रहा है। तो इसलिए इसी आधार पे जो है इन सब आधार पे मतलब कि अपील किया गया है सुप्रीम कोर्ट में कि लॉ सेज देयर शुड बी, मतलब कानून कहता है कि वहाँ पे कानून कहता है कि 15 दिन का प्रायर नोटिस होना चाहिए जिससे कि वो राइट टू अपील कर सके। अगर मान लीजिए कि वो नोटिस भी अगर आता है तो वो क्या करेगा, वो हाई कोर्ट जाएगा या आपका स्थानीय कोर्ट जाएगा, अधीनस्थ कोर्ट जाएगा, है ना, अपील करने के लिए कि ये अतिक्रमण का क्षेत्र नहीं है या फिर और भी किसी तरह का बात है, कोई भी है ना, कोई भी पर्सन जो है वो क्या कर सकेगा, अपील कर सकेगा। तो राइट टू अपील के खिलाफ जा रहा है। तो यही इसी बनिस्पत इसी आधार पे मतलब कि क्या लिया गया, सीजीआई साहब का ऑर्डर लिया गया। ठीक है ना। तो ये एक पहला खबर है। ये लंबा खबर आपको मतलब कि है नहीं, थोड़ा सा छोटा खबर है, लेकिन इसको आपको मतलब कि बताए थोड़ा सा इसका जानना, बैकग्राउंड जो है आप जान नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ बातें हैं जो कि आपको पता करनी है इसमें। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कि कौन सा मतलब कि राइट्स आ जाता है ना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक है तो कैसे असंवैधानिक है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग और मतलब कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ते जाएंगे, मतलब कि जैसे जैसे अपडेट आते जाएगा वैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक है ना। तो अब जैसे रिट पिटीशन है, रिट पिटीशन पढ़ना होगा कि स्टेटस को है तो, और उसके अलावा कौन सा है, ठीक है ना, को वारंटो है और भी बहुत सारा है, तो रिट पिटीशन आपको पढ़ना है। ठीक है ना। तो यही सब पढ़ना है। अब इसके बाद नेक्स्ट खबर देखते हैं। तो ये किस में आता है, ये जीएस पेपर 2 में आता है, और इसका जो मतलब कि टॉपिक है उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा और जुडिशरी मिलेगा, इससे मैच कर रहा है। ठीक है। अब ये पेपर फर्स्ट में है, जिसमें कि पेपर फर्स्ट में जो ये खबर आया है कि पीएम अनाउंस वीज़ाज फॉर आयुष थेरेपी। अब आयुष थेरेपी के लिए क्या किया गया, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा क्या अनाउंस किया गया है कि आयुष थेरेपी के लिए वीज़ा दिया जाएगा। मतलब कि बाहर से आने वाले लोगों को अब भारत सरकार क्या करेगी, उसको वीज़ा देगी। किस मतलब कि किस कार्य के लिए, आयुष थेरेपी अगर किसी को करवाना है, मतलब कि हेल्थ आ जाता है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी आ जाता है ना, हेल्थ आ जाता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन आ जाता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन किस लिए कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट मतलब कि गांधीनगर में शुरू हुआ। ठीक है ना। इसमें जो है एक आपका ट्रेडिशनल मेडिसिन का एक मतलब कि इलाका खोला गया है। ठीक है ना। तो इसको देखेंगे कि वहाँ पे प्रैक्टिस, अब वहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आ जाता है। ठीक है ना। तो ये कल के खबर में जैसे कि था, कल के खबर में मतलब कि प्रीवियस खबर था, तो कल के खबर में क्या था कि जीसीटीएम का उद्घाटन किया जा रहा है। कहाँ, जामनगर गुजरात में। जीसीटीएम क्या है, वर्ल्ड हेल्थ WHO का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है खोला जा रहा है जामनगर गुजरात में। ठीक है ना। तो ये खोला जा रहा है WHO के द्वारा, है ना, जिसमें कि WHO का ये जो प्रोजेक्ट है, ये एक अकेला पूरा विश्व में ये पहला प्रोजेक्ट है जिसमें कि ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए मतलब कि ये किया जा रहा है, उसका कुछ कार्य किया जा रहा है ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए।
ठीक है ना। तो इसमें पार्टिसिपेट ग्लोबल प्रोजेक्ट है, ये ग्लोबल प्रोजेक्ट जिसमें 107 मेंबर कंट्री भाग ले रही है ना। तो कंट्री स्पेसिफिक गवर्नमेंट ऑफिशियल है इसमें शामिल, है ना, कि जो इंडिया है हमारे। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए क्या है, ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या होता है, तो आप जानते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन घरेलू उपचार है ना, घरेलू उपचार मतलब कि सर्दी खांसी होता है या तबीयत खराब होता है आपका, तो क्या करते हैं सबसे पहले घरेलू को एक मतलब कि कुछ है, मम्मी बोली कि लीजिए लो, मतलब कि हल्दी दूध पी लो सर्दी खत्म हो जाएगा, है ना, और मतलब कुछ कर लो तो कुछ खत्म हो जाएगा। तो घरेलू उपचार, तो ट्रेडिशनल वे हम लोग का क्या है, ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत, क्या है, परंपरागत उपाय, है ना, परंपरागत उपाय। तो परंपरागत उपाय कौन सा, उपचार का, किसका, उपचार का। तो इसी को क्या कहा गया, ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन इसी को कहा गया। और ट्रेडिशनल मेडिसिन में जो है आपका याद रखना है आपको GCTM खुला है ना। तो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन खुला है, ठीक है ना। ये याद रखना आपको, जामनगर में खुला है, गुजरात में, ठीक है। तो आज के खबर पे आते हैं। तो ये खबर था आपका। तो इसी का इनॉग्रेशन में ये मतलब कि ये किया गया है, अनाउंस किया गया है कि भारत सरकार क्या करेगी, भारत सरकार वीज़ा देगी किसे, आयुष थेरेपी अगर कोई करवाना चाहता है, ठीक है ना, जिसको ज़रूरत है आयुष थेरेपी करवाने का, तो उसको क्या देगी, आपका वीज़ा देगी, ठीक है। तो ये छोटा खबर है, इसको याद रखना है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि थर्ड खबर हम लोग देखते हैं पेपर 2 का है। पेपर 2 का डेवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंस अप टू लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस देयर इन, मतलब कि ये जो दो राज्यों के बीच जो डिस्प्यूट है ना किसी बात को लेकर के, दो राज्यों के बीच, जैसे कि आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बीच बहुत पुराना विवाद है, किस चीज़ को लेकर के, बॉर्डर इशू, सीमा विवाद है, सीमा विवाद चल रहा है। तो उसके लिए क्या किया गया है, एक पैनल बनाया गया है, ठीक है ना, कि इस विवाद को कैसे सुलझाया जाएगा, क्या किया जाएगा, इस विवाद को सुलझाया जाएगा। तो इस विवाद को सुलझाने के लिए क्या किया गया है, बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए एक पैनल बनाया गया है, ठीक है। तो ये पैनल क्या करेगी, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी वो मतलब कि जिला स्तरीय समिति बनाई गई है, किसके द्वारा, अरुणाचल प्रदेश और असम के द्वारा। और इसी तरह का एक और कमेटी बनाया गया था जो कि असम और मेघालय के बीच का था, असम और मेघालय के बीच में था, जिसमें कि जानते हैं आप कि 12 डिस्प्यूट चलता था, 12 विवाद था, 12 सीमा विवाद था, किसके बीच, असम और मेघालय के बीच। असम और जिसको कि 6 विवाद क्या किए गए, उसका एग्रीमेंट किया गया, मतलब कि 6 विवाद ख़त्म किए गए, क्या किए गए, 6 विवाद ख़त्म किए गए। तो इसमें से आपका दिए भी हैं यहाँ पे, आपका क्या मतलब क्या था, असम क्या था, असम शुरू में मतलब कि 1972 के पहले क्या था, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और आंध्र प्रदेश किस में आता था, असम में आता था। 1972 के बाद क्या हुआ, सबसे पहले मेघालय आपका अलग हुआ, किससे, असम रीऑर्गेनाइजेशन मेघालय एक्ट 1969 के तहत क्या किया गया, मेघालय अलग हुआ। अब ये इसमें क्या चल रहा है, डिस्प्यूटेड था 12 जिसको सॉल्व किया गया 6 को, और 6 बचा हुआ है। तो ये विवाद जो चल रहा था ये क्या था, 5 डिकेड से चल रहा है, मतलब कि 5 सदी से चल ही रहा है, सॉरी 5 सदी बोल रहे हैं, मतलब कि ये विवाद क्या है, 50 साल पुराना विवाद है, क्या है, 50 साल पुराना विवाद है। और ये विवाद टोटल कितना का था, 844 किलोमीटर बॉर्डर को लेकर के था, सीमा पे इनका शेयर जो करता है, बॉर्डर शेयर करता है असम मेघालय का, टोटल मतलब कि बॉर्डर शेयर करता है 884 किलोमीटर। और इसमें से 884 किलोमीटर में से कुछ 12 सेक्टर थे जहाँ पे विवाद चल रहा था, 12 एरिया था, क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पे विवाद चल रहा था, जहाँ पे 6 को सुलझाया गया है, ठीक है ना। तो इसका हम लगा देंगे कहाँ पे क्या, मतलब कि इसका जो है ना नाम आप देख लीजिएगा कि नहीं तो 1 मिनट दीजिए, तो हम नाम आपको ये कर देते हैं, 1 मिनट। तो ये आपका देखिए, ये जो आपका क्षेत्र है ना, असम और मेघालय का क्षेत्र है जहाँ पे डिस्प्यूट मतलब कि चल रहा था, और जो इलाका था कौन सा, तो एक तारीबारी इलाका देखते हैं, ताराबारी इलाका, ठीक है ना। तो इसको याद रखना, ताराबारी, गाइजांग का इलाका, हाहिम का इलाका,
कन्नापारा, पिलांकाटा का इलाका, बाकलापारा का इलाका और रातचेरा का इलाका, इन सभी पे क्या है, डिस्प्यूट सॉल्व हुआ है। क्या हुआ है, सॉल्व हुआ है। 6 डिस्प्यूट जो सॉल्व हुआ है ना, आसाम और किसके बीच, मेघालय के बीच। ठीक है, अब याद रखना है आसाम और मेघालय के बीच सॉल्व हुआ है। फिर इसके बाद बाकी आज जो खबर है वो किसके लेकर के है, आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बीच। तो मतलब कि एक पैनल इसी तरह का जो आसाम मेघालय की जिस तरह से सॉल्व हुआ, उसी तरह से एक पैनल बनाया गया है जो कि आसाम और अरुणाचल प्रदेश के मतलब कि सीमा विवाद को सॉल्व करे। ठीक है, ये समझ गए। और इसका भी देख लीजिए कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और इथर्निटी की ये सब चलता है ना, मतलब कुछ इतिहास और इन सभी को लेकर के। तो किस तरह का सॉल्यूशन लाया जाएगा, जो कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, एथनिसिटी को ध्यान में रखते हुए, कंटिन्यूटी को ध्यान में रखते हुए, जो वहाँ पे समाज में रह रहे हैं वो किस तरह के प्रशासन में रह रहे हैं, प्रशासन का कन्वीनियंस क्या रहेगा, उसको देखते हुए ये पैनल क्या करेगी, एक अपना रिपोर्ट तैयार करेगी कि कौन सा एरिया का आपको सफल करना है, मतलब कि ये करना है, आपका ख़त्म करना है विवाद। ठीक है, तो अर्ली एग्रीमेंट जिस तरह से होता है ना कि मतलब कि अभी त्वरित कार्रवाई में ये अगर ये सब डिस्प्यूट अगर सॉल्व हो रहा है तो इसको कर लिया जाए, फिर आगे जो बचा रहेगा उसके ऊपर चलते रहेगा, वो ऐसा मतलब कि कार्य करने के लिए ये सब तैयार हुआ है। ठीक है, मान लीजिए कोई डिस्प्यूट अगर मान लीजिए 50 साल से चल रहा है, 50 साल में 12 डिस्प्यूट था, है ना, इस पे बार बार लड़ाई होता था, तो यहाँ पे अगर पूरा 12 पे ही लड़ाई हो जाता था, लेकिन यहाँ पैनल बनाया गया कि अच्छा नहीं ठीक है 12 पे नहीं, मतलब कि 6 ऐसा इलाका है जहाँ पे क्या हो सकती है, विवाद सुलझाए जा सकते हैं। तो विवाद अगर सुलझाए जा सकते हैं तो क्या किया जाना चाहिए, विवाद सुलझाया भी तो जाना चाहिए, है ना। सुलझाए गए तो इन 6 विवाद को सुलझाया गया। अब क्या होगा, 50 साल का जो विवाद 12 का था वो क्या बन गया, वो डायरेक्ट 6 का बन गया। वो क्या बन गया, 6 का बन गया। अब 6 पे विवाद चल रहा है तो उसके ऊपर भी मतलब कि कार्य किया जा रहा है। ठीक है ना, तो कम से कम 6 पे तो शांति मतलब कि अब होने की उम्मीद है ना। तो इसी तरह से ये भी किया जाएगा। आपका अरुणाचल प्रदेश के लिए भी इसी तरह का लेकर गया। तो ये 2 स्टेट अरुणाचल प्रदेश और असम क्या करते हैं, 1200 किलोमीटर का क्या करते हैं, डिस्प्यूट मतलब कि स्पॉट है इनका, 1200 डिस्प्यूट स्पॉट है, मतलब सोच सकते हैं 1200 मतलब डिस्प्यूट स्पॉट, है ना। इन दोनों को दोनों आसाम और इसमें अरुणाचल प्रदेश में टोटल कितने विवादित इलाके हैं, 1200, है ना। और ये बॉर्डर का कितना है, मतलब कि इनका बॉर्डर कितना, 804 किलोमीटर का बाउंड्री है। अब देखिए आपको दिखाते हैं यहाँ कुछ तैयार करके, है ना, ये तैयार तो करना बनता है ना। अब देखिए इलाका क्या है, इधर असम का इलाका है ना, इधर असम का इलाका है, ये मेघालय था, ये क्या था, ये इधर इतना सा मेघालय, है ना, इस जगह मेघालय पड़ता है और ये असम पड़ता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे टच होता है बहुत सारे, सबसे बाउंड्री टच होता है असम का, ये बाउंड्री इधर आपका अरुणाचल प्रदेश से टच हुआ, ये अरुणाचल प्रदेश इस जगह रहा। तो इतना सा जो इलाका है ना, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इलाका है ना, ये क्या है, इस बीच में मतलब कि 1200 स्पॉट पॉइंट ऐसे पहचान किए गए जहाँ पे विवादित है ना, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। तो ठीक है, इसका देख लेना है। ठीक है ना, आपको अभी मेन याद रखना है कि नए मतलब कि इस साल के क्वेश्चन में, इस साल में मतलब कि जो एग्ज़ाम है तो उसमें आपका यही आ सकता है कि कौन कौन सा असम और अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब देखिए हाई कोर्ट क्या किया है ना, सेंटर से पूछा है, मतलब केंद्र सरकार से पूछा है कि आप जो है यहाँ क्या इम्प्लीमेंट कैसे कीजिएगा, ये क्लाइमेट चेंज का जो मतलब कि आप ये लिए हैं क्लाइमेट चेंज का
जो स्टैंड लिए हैं आप, तो उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कीजिएगा। दिल्ली कोर्ट में अपील PIL लगाया गया है। पब्लिक PIL का मतलब क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, है ना। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है, मतलब किसी की तरफ से मतलब कि फाइल किया जाता है, किसी वकील की तरफ से या एडवोकेट की तरफ से, वो क्या किया जाता है, PIL फाइल किया जाता है, ठीक है ना, किसी मुद्दे को लेकर के। तो जैसे कि यहाँ पे PIL फाइल किया गया है कि सरकार जो है, केंद्र सरकार जो ग्लासगो मीटिंग में, जो ग्लासगो में COP26 हुआ था, है ना, आपको पता है COP26 हुआ था ग्लासगो में। तो COP26 मतलब कि किस तरह से, मतलब कि इम्प्लेंट, जो वहाँ पे पंचामृत लेकर के आए थे COP26 में, पंचामृत, है ना, वहाँ घोषित किया गया था ना पंचामृत, भारत का भारतीय पंचामृत। उसमें क्या क्या शामिल थे पंचामृत में, क्या क्या, देखिए यहाँ देख लीजिए ध्यान से। नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी को क्या किया जाएगा, 500 गीगावाट तक किया जाएगा 2030 तक। नॉन फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या है कि जिसमें कि कार्बन का उपयोग नहीं हो रहा है ना, कोयले का उपयोग नहीं, नॉन फ्यूसल एनर्जी, जो मतलब कि आपका जैविक जीवाश्म जो मतलब जीवाश्म ईंधन होता है, उसका यूज नहीं किया जाएगा। और उससे एनर्जी क्या जनरेट किया जाएगा, कितना जनरेट किया जाएगा बिना जीवाश्म ईंधन के यूज किए वगैरह, बिना 500 गीगावाट के। कब तक, 2030 तक। फिर 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या किया जाएगा 2030 तक, जो 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रहेगा 2030 तक, वो किससे पूरा किया जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब कि आपका रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें कि आपका आता है सोलर आता है ना, सोलर आता है, विंड आता है, टरबाइन आता है आपका, इससे हाइड्रोजन पावर, हाइड्रोलॉजिकल एनर्जी रहता है ना, बांध वगैरह से जो आता है। फिर उसके बाद थर्ड में है, थर्ड वाला क्या था, रिड्यूस करेंगे किसका, प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन 1 बिलियन टन तक कम किया जाएगा। तो कार्बन जो उत्सर्जन होगा ना, कार्बन जो उत्सर्जन होगा 2030 तक, उसमें क्या किया जाएगा, 1 बिलियन टन तक का कमी किया जाएगा, ठीक है ना, 1 बिलियन टन तक का कमी किया जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखना है कि जितना कार्बन उत्सर्जन होने वाला है, जितना कार्बन उत्सर्जन होने वाला है 2030 तक, जो प्रोजेक्टेड है 2030 तक, है ना, अगर मान लीजिए कि 5 बिलियन टन का, अगर मान लीजिए कि ये है, मतलब कि प्रोजेक्टेड है, ठीक है ना, कि इतना 2030 तक आने वाले समय में ये आपका 5 बिलियन टन तक का कार्बन उत्सर्जन होगा। तो वो क्या किया जाएगा, उसको कम करने के लिए बहुत सारे उपाय किए जाएंगे। और कितना कम किया जाएगा, 4 बिलियन टन, मतलब 1 बिलियन टन कम किया जाएगा तो 4 बिलियन टन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये समझिए, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि रिड्यूस क्या करेंगे, कार्बन इंटेंसिटी रिड्यूस किया जाएगा। क्या किया जाएगा, कार्बन इंटेंसिटी रिड्यूस किया जाएगा, किसका, इकोनॉमी का, अपने इकोनॉमी का कार्बन इंटेंसिटी रिड्यूस किया जाएगा, कितना, 45%। कब तक, 2030 तक, ठीक है ना, ये चौथा है। फिर 2070 तक हम लोग क्या कर लेंगे, नेट जीरो अचीव कर लेंगे। 2070 तक नेट जीरो, मतलब कि इतना कार्बन का उत्सर्जन करेंगे, कितना कार्बन का उत्सर्जन करेंगे, जितना कि हम उसको एडॉप्ट कर सके, क्या कर सके, एडॉप्ट कर सके, मतलब कि वो कहीं पे भी, मतलब कि वो जो है ना आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं बनेगा, ठीक है ना, वो ग्रीन हाउस गैस नहीं बनेगा, ना ही आपका क्लाइमेट चेंज में सहयोग करेगा। वो नेट जीरो का मतलब यही है कि जितना कार्बन हम बना रहे हैं, ठीक है ना, जितना कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं, ठीक है ना, फॉसिल एनर्जी जलाने के फॉसिल फ्यूल का उपयोग कर रहे हैं, या मतलब कि पेट्रोल डीजल ये सब के धुआं जो बन रहा है, तो इससे जो ग्रीन हाउस गैस बन रहा है, तो वो क्या हो गया, मतलब कि जितना कार्बन का हम इतना का अगर मान लीजिए उत्सर्जन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उतना पेड़ लगा देंगे, उतना या और कुछ कार्य करेंगे, जिससे कि क्या हो जाए, वो कार्बन जो है इसके बराबर का हो जाए, वो कार्बन ये सोख ले, ये क्या कर ले, ये इतना कार्बन को सोख ले। तो यही होता है नेट जीरो, ठीक है, इस चीज़ में ध्यान रखिएगा। तो यही पंचामृत है, यही अभी इतना कमिटमेंट किया गया है ना, क्या किया गया, इतना कमिटमेंट किया गया, ठीक है ना, कहाँ पे, ग्लासगो में, कहाँ पे, ग्लासगो में, ठीक है। ग्लासगो जो है आपका जो COP26 हुआ था 2021 में नवंबर के समय में, तो उसमें क्या किया गया था, इसी सब का कमिटमेंट किया गया। अब इस सब का कमिटमेंट जो किया गया है, तो वही एक PIL दर्ज हुआ है आपका हाई कोर्ट में, इसी में पूछा है कि आप बताइए कि ये जो केंद्र सरकार जो है,
केंद्र सरकार इतना इतना टारगेट को कैसे पूरा करेगी, टारगेट को कैसे पूरा करने वाली है, उसके बारे में जानकारी शेयर किया जाए, ठीक है ना। तो ये ग्लासगो का मीटिंग जो होता है कोऑपरेटिव, ये किसके थ्रू होता है, ये ध्यान रखना है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो 2021 का हुआ था, तो यही आपका इसी के तहत हुआ था। COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉन्फ्रेंस ऑफ पैरिटीज किसके तहत में हुआ था, UNFCCC, ठीक है ना, UNFCCC 2021 में हुआ था, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो UNFCCC आपका काम का है, इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। और यहीं पे आपका जबकि यहाँ बताया जा रहा है कि 2019 का जो मतलब कि जो डाटा आया है, मतलब कि पावर जनरेशन जो होता है अपने इसमें मतलब इंडिया में, तो 2019 का डाटा है, तो उसमें बताया 2/3 जो है ना वो क्या किया जा रहा है, सप्लाई इंडिया पावर जो नीड है वो किससे पूरा हो रहा है, वो जो पावर जो नीड है इंडिया का, है ना, पावर जो नीड है पूरा इंडिया का, तो उसमें से 2/3 क्या चीज़ का यूज करके हो रहा है, फॉसिल फ्यूल का, मतलब कि जीवाश्म ईंधन का, क्या है, जीवाश्म ईंधन का यूज करके हो रहा है, सॉरी फॉसिल फ्यूल का यूज करके, जीवाश्म ईंधन का यूज करके हो रहा है। तो इसको पूरा जो ख़त्म करने का आप जो बहुत सारा टारगेट रखे हैं कि फॉसिल फ्यूल को कम करेंगे, है ना, तो फॉसिल फ्यूल को 500 गीगावाट तक नॉन फ्यूशन फॉसिल फ्यूल का उपयोग करेंगे, 50% तक रिन्यूएबल एनर्जी करेंगे, तो ये कैसे कीजिएगा, क्या टारगेट रहेगा, ठीक है ना। तो इस पे इसीलिए मतलब कि PIL फाइल किया गया। तो खैर इसका देखा जाएगा क्या अडॉप्ट करती है सरकार, क्या जवाब देती है, इस चीज़ को देखेंगे। लेकिन आपके लिए मेन पॉइंट क्या है, आपका पंचामृत है, ठीक है ना। तो पंचामृत आपको ध्यान में रखना है, क्या है क्या नहीं है, 5 पॉइंट आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। कॉन्फ्रेंस ऑफ पैरिटीज याद होना चाहिए। और अभी जो इंटरगवर्नमेंटल IPCC का जो रिपोर्ट आया है आपका 6 असेसमेंट रिपोर्ट, जो 6 आया है, 6th असेसमेंट रिपोर्ट कहते हैं उसको, तो इसको देखना है, ठीक है ना। इसका हम क्लास अलग से लेकर के आएंगे, इसलिए कि IPCC का रिपोर्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके द्वारा क्या किया जाता है, ये मतलब कि एक साइंटिफिक क्या है, साइंस, यहाँ साइंटिस्ट सब क्या करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसे कि असेसमेंट रिपोर्ट कहा जाता है। और इसी तरह का रिपोर्ट क्या हुआ था, मतलब कि 2021 से 2021 के लास्ट में और 2022 के शुरुआत में अभी तक में असेसमेंट रिपोर्ट 6th असेसमेंट रिपोर्ट आया है। और ये क्या आया है, 3 भागों में बट करके आया है, क्या आया है, 3 भागों में बट के आया है। तो 3 भागों में जो बट के आया है ना, तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसका समरी वाला क्लास करेंगे, इसलिए कि अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो डिटेल पढ़िएगा, बाकी समरी वाला क्लास आपका हम करते हैं गुंजाइश। IPCC का एक अलग सा टॉपिक है, इसलिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले कुछ सालों में, ठीक है ना। तो आने वाले कुछ सालों में तो मतलब इस साल का भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और 2-3 साल के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो आपका ये देखिए कहाँ पे था, हाई कोर्ट और क्लाइमेट चेंज का बात हो रहा था, PIL किया गया, लेकिन PIL से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया, ये इस इधर स्लाइड वाला हो गया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और फिर अब देखेंगे दूसरा खबर देखते हैं कि यहाँ पे जो है ना श्रीलंका से इमिग्रेशन हो रहा है, मतलब कि श्रीलंका से आप जान रहे हैं कि वहाँ किस तरह का मतलब कि इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब हो चुका है, ठीक है ना, डेट ट्रैप में फंस चुका है आपका श्रीलंका। तो श्रीलंकन लोग जो क्या कर रहे हैं वहाँ से, श्रीलंकन लोग क्या कर रहे हैं वहाँ से निकल रहे हैं और कहाँ पहुँच रहे हैं, कहाँ रहे हैं, वो पहुँच रहे हैं तमिलनाडु। वहाँ से क्या कर रहे हैं, वो प्रस्थान कर रहे हैं कहाँ के लिए, तमिलनाडु के लिए। तो तमिलनाडु में प्रस्थान कर रहे हैं। तो उसी में कल खबर आया था कि 2 और बच्चे और एक वुमेन बोट से पहुँचे हैं। तो अभी तक टोटल में क्या है, अभी तक 39% 10 फैमिली के आ चुके हैं, ठीक है ना। तो उनको कहाँ रखा गया है, वो पहुँचे कहाँ थे, कहाँ पहुँचे थे, रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में। और उनको किस कैंप में रखा गया है, मदप्पम के कैंप में रखा गया है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो आपका जो है इससे कोई ख़ास नहीं है, ये वन लाइनर खबर है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद 6th वाला देखते हैं कि तमिलनाडु के आपका CM का बात कर लें और वहाँ के गवर्नर का डिस्प्यूट चल रहा है। हालांकि वो आपका नीट बिल पे
नीट बिल जो तमिलनाडु की तरफ से मतलब कि वहाँ के स्टेट असेंबली में पास किया गया था, तो स्टेट असेंबली में तो पास कर दिया गया, लेकिन वो गवर्नर के पास जब गया था तो वहाँ से क्या किया गया है, उसको रख लिया गया है, ना ही उस पर सिग्नेचर किया गया है, ना ही उसको फॉरवर्ड किया गया है प्रेसिडेंट के पास। तो ना उसको सिग्नेचर करके अगर कर दिया जाएगा तो वो बिल क्या हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा वहाँ के लिए, और बाकी अगर प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाएगा तो वहाँ से जो रिकमेंडेशन आता है उसके ऊपर देखा जाएगा। तो नीट बिल जो है ये दूसरी बार हुआ था, कि ये कब हुआ, दूसरी बार हुआ। तो एम.के. स्टालिन जो वहाँ के सीएम हैं तमिलनाडु के, तो ये क्या कह रहे हैं, ये मतलब कि बहुत दिनों से डिस्प्यूट चल रहा है जब से बिल पास हुआ है गवर्नर और सीएम के बीच में। तो ये संघवाद का एक देखिएगा, संघवाद का एक टॉपिक है। तो उसी में इधर लेटेस्ट में क्या हुआ था, कल मतलब परसों में क्या हुआ था, गवर्नर के मतलब कि जो दूतावास होता है, सॉरी दूतावास कहते हैं, गवर्नर का जो रहने का इलाका होता है, जो वहाँ पे आपका सॉरी गवर्नर का रहने के लिए जो वहाँ पे असेंबली के आसपास जो राजभवन होता है, राजभवन, तो राजभवन के पास क्या हुआ था, राजभवन के पास कुछ प्रदर्शन हो रहे थे, ठीक है ना, क्या हो रहे थे, कुछ गवर्नर के हाउस पे, राजभवन पे क्या हो रहे थे, प्रदर्शन हो रहे थे। तो प्रदर्शन काला पट्टी लगा करके और कुछ करके किया जा रहा था। तो उसी में प्रदर्शन में काला पट्टी, काला फ्लैग दिखाया जा रहा था। तो उसी में ऑपोजिशन मतलब कि क्या कहा था, ऑपोजिशन वहाँ पे आपका कहा गया कि आर.एन. रवि जो वहाँ के गवर्नर है, गवर्नर का नाम क्या है, तमिलनाडु गवर्नर का नाम देखिएगा, तमिलनाडु गवर्नर का नाम आर.एन. रवि है, ठीक है ना, आर.एन. रवि। इसके पहले आर.एन. रवि साहब कहाँ थे, आर.एन. रवि साहब इसके पहले थे नागालैंड में, ठीक है ना, इसके पहले नागालैंड के गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है। और नागा पीस टॉक के ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आदमी थे, और एक पीस टॉक में इनके सामने हुआ था। तो आर.एन. रवि अभी वर्तमान में तमिलनाडु के गवर्नर है, और तमिलनाडु के सीएम का नाम एम.के. स्टालिन, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि लेजिस्लेटिव असेंबली दैट द स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट मेक एनी कंप्रोमाइज व्हेन इट कम्स टू प्रोवाइडिंग ड्यू टू प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी टू द गवर्नर। अब अपोजिशन का आरोप लगाया गया था कि मतलब कि गवर्नर को के ऊपर हमला किया गया, ये किया गया, मतलब कि सिक्योरिटी में ब्रीचिंग आया। तो मतलब कि वहाँ पे आपका मुख्यमंत्री की तरफ से ये आपका स्टेटमेंट आया कि गवर्नमेंट जो है कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी सिक्योरिटी, अगर गवर्नर के सिक्योरिटी की बात आती है तो, ठीक है। और कुछ पुराने उदाहरण उन्होंने दिए, तो पुराने उदाहरण दिए हैं तो इस जगह पढ़ लीजिएगा। पुराने उदाहरण में क्या हुआ था, गवर्नर चेन्ना रेड्डी के 1995 में मतलब कि हुआ था, मतलब कि थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा था। तो उस टाइम में गवर्नर के कन्वॉय को 15 मिनट से ज़्यादा तक रोक लिया गया था, है ना। तो उसके बाद फिर और भी दूसरा का दिया है, चीफ इलेक्शन कमीशन के जो हेड थे उस टाइम में टी.एन. सेशन, वो मतलब कि ताज होटल मतलब से निकल नहीं पाए थे, उनको पकड़ना था, एयरपोर्ट जाना था, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे थे, इसलिए कि उनको मतलब कि चारों तरफ से घेर लिया गया था। तो ये सब सिक्योरिटी ब्रीच है, तो सिक्योरिटी ब्रीच पे आता है, ठीक है ना। तो ये खबर है, आप देख लीजिएगा, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, इसलिए कि अभी कुछ दिनों के बाद अभी कुछ ना कुछ आता ही रहेगा, जब तक कि वो बिल जो है ना, नीट बिल जब तक क्लियर नहीं हो जाता है, ठीक है ना, या तो प्रेसिडेंट के पास नहीं पहुंच जाता है, या तो गवर्नर उसको सैंक्शन नहीं कर देते, मतलब कि अपना सिग्नेचर नहीं कर देते हैं, तब तक ये डिस्प्यूट चलते रहेगा। तो इस चीज़ पे बस ध्यान देना है, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट में आते हैं, इन्वायरमेंट का कुछ खबर है। तो इन्वायरमेंट का खबर जो है ना, तो जैसे कि इंटर गवर्नमेंट अभी बोले ना कि आईपीसीसी क्या करती है, रिपोर्ट जारी करती है, असेसमेंट रिपोर्ट जारी करती है आईपीसीसी, है ना। तो 6th असेसमेंट आया है, 6th असेसमेंट रिपोर्ट आया है, 6th असेसमेंट रिपोर्ट आया है। तो रिपोर्ट में क्या, रिपोर्ट जो है ना, किसके थ्रू यहाँ इंडिया के पास क्या किया गया है, तो ये स्टडी जो है ना RMSI, क्या है, RMSI जो है नोएडा बेस्ड एक IT कंसल्टेंट फर्म है, ठीक है ना। तो ये इन्होंने ही क्या किया था कि मतलब रिपोर्ट जो IPCC द्वारा तैयार किया गया है ना, तो उसमें क्या है, कोस्टल सिटीज़ के बारे में जानकारी शेयर की थी, ठीक है ना। कोस्टल सिटी क्या होता है कि जो आपका तटीय नगर है, तटीय, ये जो भारत का तटीय नगर है ना, ये इस क्षेत्र का है ना, इस क्षेत्र का। तो इस क्षेत्र में जो रहने वाले नगर है, स्थापित जो नगर हैं, तो उनके बारे में मतलब कि जानकारी शेयर की थी, डाटा तैयार किया गया था। तो उस डाटा में कुछ आया है जो कि आपको देखना चाहिए, ठीक है ना, कि आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज होता है तो क्या होगा।
है ना। तो राइजिंग सी लेवल जो 2050 तक जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। कोस्टल सिटी का क्या है, यहाँ कह रहा है कि जो राइजिंग सी लेवल जो है, जो मतलब समुद्री स्तर है, वो क्या हो जाएगा 2050 तक बढ़ जाएगा। और बहुत सारे पॉपुलेशन पे असर पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत सारे जनसंख्या को प्रभावित करेगा ये चीज़। तो प्रॉपर्टी नुकसान होगा और अवसंरचना का नुकसान होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को दिक्कत होगा। कहाँ पे, कोची और तिरुवनंतपुरम में के जैसे इलाकों में। और फिर मुंबई, चेन्नई, वैजाग, बेंगलुरु, ये सब क्या है, ये अंडर वाटर में बहुत सारे इलाके चले जाएंगे, मतलब कि पानी के नीचे चला जाएगा बहुत सारा इलाका। ये आईपीसीसी का रिपोर्ट है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और जैसे कि यहाँ बताया गया है कि नॉर्मली क्या था, और 1874 से लेकर के 2004 के बीच में, 1874 से लेकर के 2004 के बीच में 1.06 से लेकर के 1.7 मिलीमीटर पर ईयर के हिसाब से मतलब एक्सेलरेट करता था, सी लेवल राइज करता था, ठीक है ना। 1800 देखिएगा, यहाँ देखिए आप ध्यान से देखिएगा कि 1874 ये इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन हुआ था ना, उसी समय का बात है, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से लेकर के आपका 2004 के बीच में, तो 1800 इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद और 2004 तक, है ना। 1874 से लेकर के डेट इम्पोर्टेंट करता है इस टाइम में, डेट जो इम्पोर्टेंट करता है। तो इस टाइम में बहुत कम ही मतलब कि सी लेवल राइज करता था। लेकिन अब क्या हो गया, मतलब पिछले कुछ 2 और 2.5 साल से क्या हो गया है, मतलब कि 2.5 साल बोलते हैं, मतलब कि 20 से 25 साल के बीच में जो हो गया है क्या, मतलब कि 1993 से लेकर के 2017 के बीच का डाटा आया है। तो उसमें 3.3 mm पर ईयर सी लेवल राइज कर रहा है। कहाँ 1.1 से लेकर के 1.5 पॉइंट तक, इतना बात तक। और अभी क्या हो गया है, 3.5 mm पर ईयर हो गया है, मिलीमीटर पर ईयर हो गया है। तो ये आपको खतरा तो दिख ही रहा है कि ये क्लाइमेट चेंज का असर है। ये क्या है, क्लाइमेट चेंज का असर है, मतलब है ना। 3.3 mm पर ईयर, आप ये डाटा आप कहीं लगा भी सकते हैं, ठीक है ना। ये आप मेंस में क्वेश्चन में है तो, या फिर और कहीं है तो ये आप डाटा लगा सकते हैं कि इतना सी लेवल राइज कर रहा है 1993 से लेकर के 2007, 1993 से लेकर के 2017 तक का, 17 तक, इस बीच में। और इसका कोड मॉडलिंग जो है, मॉडलिंग तो देख लेंगे। एज पर एनालिसिस, जो एनालिसिस किया गया है उसमें बताया गया कि 464 बिल्डिंग है ना, वो इफेक्ट करेंगे। 464 बिल्डिंग, उन पे इफेक्ट डाला जाएगा, है ना। जिससे कि ये सी लेवल जो बढ़ जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, ये समुद्री पानी है, एक इलाका में घुस गया है। तो ये लोग अभी से अगर मान लीजिए इसी तरह से सी लेवल राइज करते रहा तो कुछ दिन पानी तो यहाँ मतलब कि जैसे ये ज्वार के कारण भले पानी आया है, ये ज्वार के कारण पानी उछल करके आया है, लेकिन कुछ समय बाद ये पानी आपको ज्वार शुरू ही यहाँ से होगा, है ना। तो ये तो और भी मतलब कि घेर लेगा ना। तो उस चीज़ को ध्यान में रखना है। ध्यान में क्या रखना है कि ये क्लाइमेट चेंज का पूरा असर है, ये आप देख रहे हैं। तो कितने लोगों के आम जीवन पर असर पड़ने वाला है इस चीज़ पर। Taking into consideration sea level rise and high tide, 1500 two building are like to be inundated, मतलब कि ये पानी में डूब जाएंगे। इतने जो बता रहे हैं ना कि 1502 जो बिल्डिंग है ना, ये पानी में तो डूबने ही डूबने हैं कोस्टल क्षेत्र में जो है। अब इसमें से 91% रेसिडेंशियल है, मतलब कि लोग वहाँ रहते हैं। फिर कुछ 6% कॉमर्शियल है, मतलब व्यापार के लिए कुछ यूज हो जाता है। और 2% क्या है, इंडस्ट्रियल, पोर्ट और फेरी है। पोर्ट भी डूबने वाला है कुछ, मतलब कि कुछ हल्का फुल्का पोर्ट। तो ये देखना है, ठीक है ना। और जैसे कि आपका देखिए 2 सिनेरियो, एज पर द 2 सिनेरियो ऑफ पोटेंशियल न्यू कोस्ट लाइन एंड कोस्ट लाइन अलॉन्ग विद द हाई टाइड, 10 किलोमीटर to 53 किलोमीटर ऑफ रोड लेंथ विल बी इम्पैक्टेड रिस्पेक्टिवली, है ना। मतलब कि कोस्ट लाइन और कोस्ट लाइन के साथ साथ जो है 10 किलोमीटर से लेकर के 53 किलोमीटर के लेंथ का मतलब कि रोड जो रहेगा, वो सब रोड के लेंथ का सब अंदर पानी के अंदर चला जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आईपीसीसी का रिपोर्ट जो है, एक RMSI है, नोएडा बेस्ड IT कंसल्टिंग फर्म। इसका हालांकि नाम नहीं पूछेगा, लेकिन 2050 तक क्या है, कोस्टल एरिया आईपीसीसी का रिपोर्ट फिर वही पढ़ना है। और ये आपका डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर आपका ये देखना है आपको, ठीक है, कि इसलिए कि आईपीसीसी में अगर छपा है तो वो इंपॉर्टेंट बनेगा ही, ठीक है।
और कुछ उदाहरण जो आपका यहाँ पे देख लेना है, आपका शहर का नाम लिख लेना है कि तिरुवनंतपुरम और कोच्चि इलाका ऐसा एक इलाका है जो कि डूबने के कगार पे है, मतलब कि पॉपुलेशन पे असर पड़ेगा, प्रॉपर्टी पे असर पड़ेगा, संरचना पे असर पड़ेगा, ठीक है ना, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। मुंबई, चेन्नई, वाइजाग, बेंगलुरु, ये सब क्या है, कुछ अंडर वाटर, कुछ इनके कुछ शहर जो है अंडर वाटर जा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे वाले चलते हैं। बिहार में जो है क्या है, कुंवर सिंह जयंती है, बिहार में वीर कुंवर सिंह की जयंती है। तो इनविटेशन रहा 23 अप्रैल को आ जाइएगा, ठीक है, इनविटेशन रहा 23 अप्रैल को आ जाना है। कहाँ आ जाना है भाई, कहाँ आ जाना है? ऑर्गेनाइज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ 1857 अपराइजिंग हीरो वीर कुंवर सिंह ऑन 23rd एट जगदीशपुर इन भोजपुर, जगदीशपुर इन भोजपुर। तो आ जाइएगा आप लोग, ठीक है ना, सादर आमंत्रित हैं। और ये किसके लिए मनाया जा रहा है, मतलब कि ये जो मनाया जा रहा है तो ग्रांट इवेंट मनाया जाएगा सेंट्रल आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत में, ठीक है ना, जो 75 साल पूरे होने के सेलिब्रेशन में, जो जैसा जानते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो उसी में ये ग्रैंड इवेंट होगा, ठीक है ना। एनिवर्सरी है वीर कुंवर सिंह साहब का, जो 1857 के बहुत बड़े हीरो थे बिहार के, मतलब कि क्या बोलते हैं, बुजुर्ग जब लड़ने के लिए चले गए, मतलब इनका जब इतिहास पढ़िएगा ना तो बड़ा आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। और कुछ सुखबुगाहट है, तो सुखबुगाहट में क्या है कि सुखबुगाहट में है कि सुन रहे हैं कि मिस्टर एन कुमार जो है क्या हो रहे हैं, वो जाने वाले हैं, ऐसा सुखबुगाहट है, ठीक है ना। जैसा कि और उसके जगह पे आने वाले हैं कौन, उसके जगह पे आने वाले हैं मिस्टर एन राय, है ना, क्या आ जाएंगे मिस्टर कुमार से मिस्टर एन राय, ठीक है ना। तो इस चीज़ को देखना है। बाकी ऐसा सिर्फ खबर है, अब आने वाला समय ही बताएगा। अब देखिए वीर कुंवर सिंह के याद में क्या किया गया था, 1966 में इनका स्टाम्प जारी किया गया था, 1966 में स्टाम्प जारी किया गया था। और इनके एनिवर्सरी में भोजपुर में मतलब कि है यूनिवर्सिटी बनाया गया था 1992 में, भोजपुर में वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी खुद बनाया गया था। Stamp was issued in honor to him and a university was established in 1992 in भोजपुर in his name, ठीक है। तो खबर पढ़ना होगा तो एन कुमार और एन राय का, तो आप देख लीजिएगा यह पूरा खबर, ठीक है ना। और बाकी इसके बाद ये थोड़ा सा वीर कुंवर सिंह का आता है आपका इसमें पेपर, फ्रीडम स्ट्रगल आता है पेपर फर्स्ट में। हिस्ट्री का है हिस्ट्री का मतलब कि जीएस पेपर 1 में आपको मिलेगा, तो उसमें एक टॉपिक है फ्रीडम स्ट्रगल जो मतलब कि रहा और उसमें किन किन का योगदान रहा, तो उसके बारे में आप वीर कुंवर सिंह के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं आप साइंस एंड टेक में। आप देखिए यहाँ पे जो ब्रिक्स बनाए जाते हैं, है ना, ब्रिक्स जो बनाए जाते हैं जिसे हम लोग ईंट कहते हैं, जिससे कि हम लोग घर बनाते हैं, ये कहाँ बनाते हैं, घर बनाते हैं, पृथ्वी पे घर बनाते हैं, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, ब्रिक्स ऐसा बनाया गया है, ये ईंट ऐसा बनाया गया है कि घर बना सकते हैं, लेकिन कहाँ बना सकते हैं, मंगल पे, है ना। तो जिसको जाना है पासपोर्ट वीज़ा तैयार रखिएगा, ठीक है, बस रॉकेट पे बैठना है और चले जाना है। और फिर देखते हैं जैसे स्पेस ब्रिक्स बनाया गया है, किसके तरफ से बनाया गया है, तो इसरो द्वारा, जो क्या है इनका जो इंडियन साइंस ऑफ इसरो और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, है ना, इन्होंने क्या किया गया है, विकास किया है किस चीज़ का, मार्शियन सोयल विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एंड यूरिया। ये ब्रिक्स बनाएंगे, ये ईंट बनाएंगे किससे, मार्शियन सोयल से, मतलब मार्स के मिट्टी से, किसके हेल्प से, बैक्टीरिया और यूरिया के हेल्प से ईंट बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसके पहले बन चुका है क्या इस तरह का ईंट, हाँ बन चुका है, किसके लिए बन चुका है, चंद्रमा के लिए, ठीक है ना। तो इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके जो इसरो है इसके पहले भी ब्रिक्स बना चुका है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मार्स कुड बी फैसिलिटेट ह्यूमन सेटलमेंट ऑन रेड प्लैनेट, ये मतलब कि बहुत सारा बोला गया है, ये इसको छोड़िए। हाँ बैक्टीरियल क्या रहेगा, बैक्टीरिया का नाम क्या है, स्पोरोसर्सिना पॉस्चुरी, ठीक है ना, ये बैक्टीरिया का नाम है। और यूरिया और उसके बाद निकल क्लोराइड, है ना, निकल क्लोराइड इसका सूत्र दिया हुआ है, ये देख लेना, निकल क्लोराइड, इन सभी को मिक्स करके क्या किया जाएगा, वो ब्रिक्स तैयार किया जाएगा।
यहाँ पे दिया गया है कि कैसे बिक्स तैयार होता है, तो इसका यूज मतलब कि क्या है ये आप जान गए, ठीक है ना, किस तरह से मतलब कि कंपोनेंट क्या क्या रहेगा ये जान गए। यही सब सीएससी ज़्यादातर पूछता है, बाकी हालांकि ये नहीं पूछेगा कि कैसे तैयार हुआ, ये ज़्यादा मतलब कि टेक्निकल में नहीं घुसता है। साइंस एंड टेक है लेकिन ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया का नाम दे करके आपसे पूछ सकता है कि स्पोरोसिना पोस्चुरी जो है हाल फिलहाल में किस मतलब कि बैक्टीरिया का जो उपयोग है किस चीज़ में किया गया था, तो आपसे ये पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल दे देगा, है ना। कहेगा आपका कि ईंट बनाने में या फिर घर बनाने में, मतलब पृथ्वी पे सस्टेनेबल घर बनाने के लिए, या और इकोनॉमी में कुछ एग्जाम्पल दे दिया, तो ये सब पूछ सकता है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं, इसके बाद एक केरल प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं कि केरला में केरल प्रोजेक्ट एक ठो मतलब कि चल रहा है ना, उसका सर्वे किया जा रहा है। केरल प्रोजेक्ट का सर्वे पे ध्यान दिया जा रहा है, देखा जा रहा है कि क्या होगा नहीं होगा। तो उसी में एक रिपोर्ट आया है, एक्सपर्ट बताए हैं। एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं कि एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि वहाँ पे जो है ना 3 मेन चॉइस दे रहे हैं कि, ठीक है ना, केरला में 3 मेन चॉइस दे रहे हैं कि जिसमें कि टर्म्स डेवलपिंग ए स्पीडी मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू इंश्योर फास्टर कम्यूट्स एंड बीन गोइंग बार्गेनिंग पॉपुलेशन एंड ट्रैफिक रिक्वायरमेंट, है ना, पॉपुलेशन एंड ट्रैफिक रिक्वायरमेंट। नहीं, ये नहीं होगा। तो केरल प्रोजेक्ट पहले क्या है, केरल प्रोजेक्ट कहाँ पे है, ये जो आपका देख रहे हैं ना इंडिया का इस जगह जो केरला है इलाका, है ना, तो यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक जोड़ने के लिए केरल प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो केरल प्रोजेक्ट के बारे में आप पहले पढ़ना है, ठीक है ना। केरल प्रोजेक्ट अभी फ़िलहाल तो अभी इसका सर्वे ही हो रहा है, और सर्वे भी डिस्प्यूट चल रहा है कि सेंटर सुप्रीम कोर्ट और केरला के बीच में, तो कुछ देखना है। अभी इसका खबर आएगा और इम्पोर्टेंट तो बताया जाएगा। तो यहाँ पे एक्सपर्ट्स क्या कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं केरल प्रोजेक्ट जो इतना आप बिछाइएगा, इसके अलावा ना आपके पास 3 ऑप्शन और है ना, 3 ऑप्शन दे रहे हैं कि 3 ऑप्शन और है। एक तो कह रहे हैं कि पहला जो क्या है कि ये जो अकेला प्रोजेक्ट निकालने से मतलब कि बेहतर रहेगा क्या कि स्टेट शुड एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग टिल्टिंग ट्रेन ऑन द एग्जिस्टिंग बोर्ड। अब देखिए, टिल्टिंग ट्रेन ऑन द एग्जिस्टिंग बोर्ड गेज रेलवे ट्रैक, जो पहले से जो बोर्ड गेज रेलवे ट्रैक बना हुआ है ना, जो पहले से रेल ट्रैक बना हुआ है, उसमें क्या किया जाए, टिल्टिंग ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया जाए। टिल्टिंग ट्रेन क्या होता है, अब ये देख लीजिए, यही टिल्टिंग ट्रेन है ना, ये झुक रहा है ना, यहाँ पे ये एक साइड में झुक रहा है टिल्टिंग ट्रेन। तो ये झुक रहा है सिर्फ इससे नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ पे आपका वायर तो मतलब कि ऐसा नहीं ना कि वायर झुक रहा है, तो उसके लिए क्या हो रहा है कि ये वाला चीज़ जो है, जो आपका वायर से कनेक्ट होता है कंपोनेंट जो है ये वाला, ये क्या होता है, ये टिल्ट करता है, मतलब ऐसे ऐसे जिधर मतलब कि वायर रहेगा वो मतलब कि एक बैलेंस 90 डिग्री के बैलेंस में चलता रहेगा, है ना। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि इससे स्पीड बढ़ जाएगा, ट्रेन का स्पीड बढ़ जाएगा। ये केरल प्रोजेक्ट है ना, स्पीड बढ़ाने के लिए है ना, नॉर्मल से ज़्यादा का स्पीड करने के लिए, तो ये टिल्टिंग ट्रेन का यूज कर सकते हैं, ऐसा एक्सपर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। इससे क्या होगा, 20 से 30% ये जो है स्पीड बढ़ जाएगा ट्रेन का। एक दे रहे हैं, सेकेंड ऑप्शन दे रहे हैं कि स्टेट कैन स्ट्रेटन द कर्व इन द एग्जिस्टिंग लाइन वंस द डबलिंग वर्क आर ओवर। इन्हें कह रहे हैं कि कर्व वाला जो एग्जिस्टिंग लाइन का जो वर्तमान में वहाँ जो लाइन्स है, ट्रैक है, उसका कर्व को क्या किया जाए, मजबूत किया जाए। कब, जब डबलिंग वर्क आपका कंप्लीट हो जाता है, मतलब पहले डबलिंग वर्क डबल लाइन करने का वर्क कंप्लीट कर लीजिए, और उसके बाद जो कर्व जो घुमावदार जो रास्ता है, तो उसको क्या किया जाए, उसको मजबूत किया जाए, उससे भी ट्रेन का स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन और भी एक दिया गया है, इसके स्टेट कैन एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए डेडिकेटेड लाइन ऑन बोर्ड गेज फॉर रनिंग हाई स्पीड और सेमी हाई स्पीड ट्रेन इफ इट डिस्परेटली रिक्वायर ए हाई स्पीड ट्रेन। मतलब कि अगर मतलब स्टेट को क्या है कि डेस्परेट है एकदम, पूरा एकदम उनको मतलब कि चाहिए ही चाहिए अगर हाई स्पीड ट्रेन, है ना, तो एक डेडिकेटेड रेल ट्रैक बना दिया जाए, ठीक है ना, डेडिकेटेड उसी के बीच में रेल ट्रैक बना जाए, जो अब वर्तमान मतलब कि रेल ट्रैक है उसके बीच में एक डेडिकेटेड बना दिया जाए, जिसपे कि सिर्फ हाई स्पीड ट्रेन ही चलेगी या सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलेगी, ठीक है ना। तो ये बताया, तो यहाँ आपका क्या ज़रूरत पड़ गया, ये टिल्टिंग ट्रेन का देखना है, टिल्टिंग ट्रेन के बारे में आपको करना है, पता करना है क्या है नहीं है। तो इसके बारे में बहुत सारा जानकारी तो यहाँ हो ही गया कि आपको समझ में आ गया टिल्टिंग ट्रेन क्या है, कि अगर घुमावदार अगर रास्ता है तो वहाँ पे आपका जो कनेक्टिविटी रहेगा आपका वायर से, इलेक्ट्रिसिटी से इंजन का,
तो वो 90 डिग्री के शेप में रहेगा अगर घुमावदार भी है तो, ठीक है ना। तो एज ए ट्रेन राउंड ए कर्व इट कॉज ऑब्जेक्ट द स्लाइड ओवर, हाउएवर द डिजाइन ऑफ द टिल्टिंग ट्रेन विच हैव ए मैकेनिज्म इनवेलिंग हायर स्पीड ऑन रेगुलर ब्रॉड गेज ट्रैक, ठीक है ना। ये जो मतलब कि इंजन है, मतलब टिल्टिंग ट्रेन है, ये क्या है, रेगुलर ब्रॉड गेज ट्रैक पे जो आम मतलब कि पटरी है उस पर मतलब कि स्पीड, उसी का स्पीड बढ़ाने का मतलब कि एक टेक्निक है, ये यूज किया जाता है, ठीक है। बाकी केरल प्रोजेक्ट क्या है, अलग से बनाया जा रहा है, ठीक है ना, अलग से एक बनाया जा रहा है जो कि वहाँ पे ट्रेन चलाया जाएगा, सेमी स्पीड रेल ट्रेन, सेमी हाई स्पीड ट्रेन और या फिर आपका हाई स्पीड ट्रेन। डेडिकेटेड कहते हैं ना कि एक चीज़ के लिए डेडिकेटेड होना, बस वही है। अब उसके बाद देखिए आपका इंडियन नेबरहुड रिलेशंस क्या है क्या नहीं है ना, पेपर 2 में आएगा आपका ये खबर। तो निर्मला सीतारमन जाकर के IMF में गई, वाशिंगटन DC में है, बैठी हुई है अभी, और वो क्या कहाँ गई है, मतलब कि IMF का जो मीटिंग हो रहा है वहाँ गई है, वहाँ पे श्रीलंका का भी चर्चा हुआ, तो वहाँ पे असिस्ट करने का मतलब कि अनुवाद देने का, आपका सपोर्ट करने का बात इंडियन सरकार मतलब कि भारतीय सरकार भी की है ना। भारतीय सरकार की है कि देखिए मालिक मतलब कि इसको बचा लिया जाए, श्रीलंका को बचा लिया जाए, है ना। $4 बिलियन का मतलब कि कोलंबो जो है क्या कर रहा है, खोज रहा है पैसा IMF से। तो वही IMF जो है आपका देगा, लेकिन कंडीशन लगा करके देगा। जैसा कि आपको पता है कि टोटल अब 51 बिलियन का रिपेमेंट है उसके पास करना है इसको, श्रीलंका को, है ना। तो $4 बिलियन का मतलब कि क्या मांगा है, बेल आउट पैकेज मांगा है IMF से कि अपना इकोनॉमी फिर से ट्रैक पे लाने के लिए हमको क्या करना होगा, IMF से पैसा, इंडियन मॉनेटरी फंड से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, इंडियन मॉनेटरी फंड बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से क्या करना होगा, आपका पैसा लेना होगा, ठीक है। तो उसी में भारतीय मतलब ये इधर से सपोर्ट करते हुए भारत सरकार सपोर्ट कर रही है इस बात को कि हाँ दे दिया जाए, ठीक है ना। तो इसमें डेलीगेशन एक और शामिल थे, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये आपको देख रहे हैं शक्तिकांत दास साहब दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना। ये निर्मला सीतारमन दिख रही है, और ये जो है नए नए इकोनॉमिक एडवाइज़र बने हुए हैं, अभी कुछ ही दिनों पहले पद पे आए हुए हैं, अनंता नागेश्वरन, है ना, अनंता नागेश्वरन। तो याद रखना चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, ये इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के मतलब कि एडवाइस करते हैं बहुत सारे चीज़ों में, ठीक है ना। बजट वगैरह बनाना, आर्थिक सर्वेक्षण मतलब कि तैयार करना इन्हीं का काम है, ठीक है। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अनंता नागेश्वरन, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में देना है। तो ये लोग वहाँ पे मौजूद थे, और ये मीटिंग क्या है, G20 मीटिंग कहला रहा है वाशिंगटन DC में, है ना। G20 मीटिंग वाशिंगटन DC। अब देखिए एक खबर और इसके बाद आया कि IMF पैसा तो देगा, लेकिन पहले श्रीलंका को क्या करना होगा, रिस्ट्रक्चर करना होगा। किस चीज़ का, आपका जो पैसा देंगे तो इकोनॉमी का जो आपका पॉलिसी और टर्म्स है उसको क्या होगा, बेल आउट प्रोग्राम जो है वो सबको फाइनलाइज करके, जो फॉरेन डेट जो है उसके बारे में पूरा हमको जानकारी दीजिए, और उसको कैसे क्या कीजिएगा। हम $4 बिलियन देंगे, $4 बिलियन देंगे तो उसका कैसे कैसे यूज कीजिएगा, ये सब के बारे में आपसे डिटेल मांगेगा। ऐसे थोड़ी दे देगा, IMF है भाई साहब, घर का वहाँ थोड़ी है। तो अप्रूवल ऑफ IMF सपोर्टेड प्रोग्राम फॉर श्रीलंका वुड रिक्वायर एडिक्वेट एश्योरेंस दैट डेट स्टेबिलिटी विल बी रिस्टोर्ड। मतलब एश्योरेंस आपको पहले ही देना होगा, पैसा देने के पहले ही एश्योरेंस पहले देना होगा कि जो भी डेट सस्टेनेबिलिटी है वो क्या कर लेंगे, रिस्टोर कर लेंगे, जितना भी इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको संभाल लेंगे, ठीक है ना। और हर स्टेज पे और वो कंसर्न रहेगा, हर समय IMF ध्यान देते रहेगा। अर्ली दिस ईयर IMF वार्न श्रीलंका, जब IMF पहले ही मतलब कि श्रीलंका को बोल दिया था कि आपका 51 बिलियन फॉरेन डेट आपका अनस्टेबल होने वाला है, और देखिए यहाँ पे मैच कर रहा है लगभग में $51 बिलियन का है, ठीक है। तो IMF पहले ही जानता है, वो प्रिडिक्शन डाटा के आधार पे करता है ना, और मतलब कि जो करंट फेनोमेनन है उसके आधार पे। फिर उसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि आपका पेपर 3 में आएगा इंफ्रा इन्वेस्टमेंट, लोकेशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ देखना है कि 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है गुजरात में, किस चीज़ में, जिसमें कि शामिल क्या क्या है, एक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शामिल है ना।
और ये कहाँ शुरू हुआ है? गुजरात के ट्राइबल बेल्ट, मतलब कि जनजातीय इलाका क्षेत्र है जहाँ पे दाऊद पंचमहल, दाऊद और पंचमहल, दाऊद और पंचमहल, तो इन दोनों जगह में क्या हुआ है? लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का शुरुआत हुआ है। और टोटल प्रोजेक्ट 20,000 का है, उसमें से ये लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है उसका हिस्सा है। ठीक है ना, 20,000 के प्रोजेक्ट में एक हिस्सेदार कौन है? लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। और उसके बाद देखिए, और इसके बाद क्या है? प्रोजेक्ट टू मैन्युफैक्चर 9,000 HP इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव इन दाहोद डिस्ट्रिक्ट। कितना बनेगा जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनेगा, है ना? 9,000 HP का, 9,000 HP का बनेगा उस यूनिट में, दाहोद वाले डिस्ट्रिक्ट में। और इसके बाद क्या है? इसके बाद एक और ये इसी प्रोजेक्ट में 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जो है इसमें जो शामिल है, एक तो दाऊद वाला लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गया, और उसके बाद इसके साथ ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी एक स्कीम है। ठीक है ना, तो इसी को ध्यान में देखना है। तो दाऊद आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है ना, गुजरात का दाऊद इलाका, लोकोमोटिव इंजन इम्पोर्टेंट रहेगा। और मैन्युफैक्चर क्या करेगा? बोर्ड गेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फॉर इंडियन रेलवे, मतलब कि बोर्ड गेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाया जाएगा किसके लिए? इंडियन रेलवे के लिए। ठीक है, देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा, बोर्ड गेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंडियन रेलवे के लिए बनाया जाएगा। वहीं स्टैंडर्ड गेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव क्या बनाया जाएगा? एक्सपोर्ट करने के लिए। क्या किया जाएगा? एक्सपोर्ट करने के लिए स्टैंडर्ड गेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाया जाएगा। तो ये दो तरह का है, ये टाइप्स है। ठीक है ना, लोकोमोटिव का मतलब कि इंजन का टाइप है ये, मतलब कि स्टैंडर्ड वाला बनाया जाएगा एक्सपोर्ट करने के लिए, और बोर्ड गेज जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है वो इंडियन रेलवे में शामिल किया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा देखते हैं, इनको पहचान रहे हैं, ये है ब्रिटिशर्स प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, है ना। वार में डोमिनेटेड जॉनसन एजेंडा, मतलब कि ये कह रहे हैं, ये अभी आने वाले हैं 21 से लेकर के 22 आज के डेट में, मतलब कि ये देख रहे हैं साबरमती में थे, साबरमती में चरखा चला रहे थे, है ना। चरखा चलाते हुए इनका फ़ोटो आया है, वीडियो आया है। फिर उसके बाद देख रहे हैं JCB पे चढ़े हुए थे। तो ये दोनों फ़ोटो आज दिखाया है आप इनका, बोरिस जॉनसन साहब का। तो 21 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में ये मतलब कि इंडिया के इस पे हैं, विज़िट पे हैं। तो ये डिस्कस करने वाले हैं यूके रिलेशन, जो बायलैटरल रिलेशन है देखिए इंडिया और यूके के बीच में, उस पर चर्चा होगी। फिर बाकी देखते हैं, अभी इसका रिपोर्ट आना जब ये विजिट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बहुत सारी बातें आएंगी, क्या क्या एग्रीमेंट हुआ नहीं हुआ। हालांकि सबसे मेन एग्रीमेंट जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ट्रेड एक मतलब कि ये है इम्पोर्टेंट है, जिस पे कि चर्चा होगा। ये दोनों के बीच क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने का बात चलते आ रहा है बहुत समय से, और वो देखते हैं क्या फाइनलाइज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, है ना। और हालांकि प्राइम मिनिस्टर साहब आए, जो बोरिस जॉनसन साहब आए हैं किस चीज़ के लिए, देखा जाए तो यूक्रेन में जो वॉर हो रहा है, तो यूक्रेन के साइड में खड़े होने के लिए, इंडिया का मतलब कि कंडेम करने के लिए कि रसिया को कंडेम कीजिए, ऐसा बात बोला जा रहा है। लेकिन ऐसा मतलब कि वैसा प्रेशर नहीं पड़ने वाला है। बोरिस जॉनसन भी आ जाएंगे, जॉय बिडेन भी आ जाएंगे, तो अभी हमको लगता नहीं है कि प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, तो सोवर्निटी इसी को कहते हैं, है ना, कि हम अपना विदेश नीति हम खुद के मतलब के हिसाब से तैयार करेंगे, है ना कि आपके कहने पे। तो देखते हैं, अभी प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से भी इनका मतलब कि मिलना होगा। फिर उसके बाद क्या क्या होता है, कौन कौन सा पॉइंट है, इस पे ध्यान दिया जाएगा। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे कहाँ तक बात बनती है, इस पे देखा जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं, नागा सीज फायर एग्रीमेंट एक्सटेंड किया गया है। नागा सीज फायर एग्रीमेंट जो है एक्सटेंड किया गया है किसके किसके बीच में? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एक पार्टी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है ना, यहाँ देखिएगा सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है ना, किसके किसके बीच में? नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NK, है ना, यहाँ नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NK इनके बीच, है ना। और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड रिफॉर्मेशन, ये तीसरी पार्टी। और फिर नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के खांगो।
तो ये 3 पार्टी हैं जो कि मतलब कि सीज फायर में मतलब कि इनके द्वारा सीज फायर किया गया था, किससे मिल करके, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मतलब कि सिग्नेचर किया गया था इन चारों के बीच में मतलब सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है ना। नागालैंड में पीस टॉक बहुत समय से चल रहा है। इसमें से एक सबसे बड़ा देखा जाए तो मतलब नेशनल सोशल काउंसिल ऑफ नागालैंड आइजैक मोविया है, आइजैक मोविया। तो इसके मतलब कि इससे भी पीस टॉक चल रहा है ना। तो अगर आपको मतलब कि डिटेल से पढ़ना है तो आप इसका थोड़ा सा देखिएगा कि आइजैक मोविया जो है इसके बारे में पढ़ना होगा आपको। और इंटरनल सिक्योरिटी का ये थोड़ा सा आ जाता है, इंटरनल सिक्योरिटी के आपका पेपर इंटरनल सिक्योरिटी पेपर 3 है ना, पेपर 3 में आपका आएगा। तो पीस एग्रीमेंट हुआ है नागालैंड में, ठीक है ना। सीज फायर एग्रीमेंट को है कि एक्सटेंड किया गया है 3 साल के लिए, और मतलब कि 3 ग्रुप के बीच में 3 ग्रुप था और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद एक फंक्शन ऑफ जुडिशरी में पेपर 2 है। तो उसमें जज द्वारा कहा गया है, CGI द्वारा कहा गया है कि आप जो बेल ऑर्डर ग्रांट करते हैं या फिर बेल ऑर्डर मतलब कि रिजेक्ट करते हैं, अगर या फिर अडॉप्ट करते हैं, या कोई अगर बेल कर रहा है, बेल के लिए अपील किया है, ठीक है ना, बेल के लिए अपील किया है कि बेल होना चाहिए, तो उसको आप रिजेक्ट कर रहे हैं या फिर आप उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, कि अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसको आप बेल दे दीजिएगा। तो रिजेक्ट कर रहे हैं मतलब आप उसको जेल में रहने के लिए आप बाध्य कर रहे हैं। तो इस दोनों में क्या है, CGI साहब कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि रिजेक्ट करते हैं या अडॉप्ट करते हैं ना, तो इसका कारण दीजिए पहले। क्या है, दोनों का कारण दीजिए, कोई भी एक चीज़ ना अडॉप्ट कीजिएगा, तो उसका कारण दीजिए आप हमको, है ना। कारण बताइए कि आखिर क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, या क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं। इसका कारण जो है ना, ये जुडिशरी सिस्टम का एक भाग है ना। कारण देना एक क्या है, क्रिप्टिक ऑर्डर हैव नो प्लेस इन जुडिशियल सिस्टम। ये मतलब कि इस तरह का ऑर्डर डायरेक्ट पास कर देना कि बेल ग्रांट नहीं कर रहे हैं और कारण नहीं दिए हैं, तो ये क्या है, क्रिप्टिक ऑर्डर है जो जुडिशियल प्लेस में जगह नहीं माना जाता है। तो जज आर ड्यूटी बाउंड टू गिव रीजन फॉर ग्रांटिंग और डिनाइंग बेल, स्पेशली इन केस इन्वॉल्विंग सीरियस ऑफेंस एंड हैंडेड क्रिमिनल्स, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड, है ना। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, ये किनके द्वारा कहा गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना की तरफ, ठीक है ना। तो एक जजमेंट के द्वारा कहा गया है। जैसे कि जजमेंट में एक कौन सा जजमेंट के बात बोल रहे थे, राजस्थान के हाई कोर्ट में, राजस्थान का हाई कोर्ट जो है वो क्या किया गया था, एक अक्यूज पर्सन है जो कि रेप किया गया था माइनर का, ठीक है ना, माइनर नीस का, जो मतलब कि करते रहा था मतलब बहुत समय से। और ये इन्फेमस क्रिमिनल केस भी, इसके ऊपर 20 क्रिमिनल केस फाइल किया गया है ना। और कौन कौन सा क्रिमिनल, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, डकैती, ये सब का चार्ज है, और फिर भी उसको बेल ग्रांट किया गया, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको कारण मतलब पूछा कि क्यों आखिर किया कारण, और इसको आप हेल्ड कर दिया मतलब हटा दिया गया। जो राजस्थान कोर्ट जो बेल ग्रांट किया था, बेल ग्रांट को क्या किया गया, इसको रिजेक्ट कर दिया गया, किसके द्वारा, बेल ग्रांट जो किया गया था, तो इसको क्या किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, किसके तरफ से, सुप्रीम कोर्ट के तरफ से, ठीक है। तो इसी का रिजेक्ट कर दिया गया। जज सेड द हाई कोर्ट ऑर्डर ग्रांटिंग बेल टू एक्यूज इन मैकेनिकल मैनर विदाउट एनी रीजनिंग, द टॉप कोर्ट ऑर्डर द एक्यूज टू सरेंडर इन ए वीक। अब इसका देखिए, अब इसको बेल ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया, अब उसके बाद कर दिया गया इसके तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो उसको 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है कि आप सरेंडर कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ ड्यूली बाउंड का आता है, ये मैटर ये वाला नहीं करता है, ठीक है ना। मैटर कर रहा है कि जो बेल ग्रांट कर रहे हैं या फिर ये कर रहे हैं, तो इसमें CGI साहब जो बोले हैं ये मैटर करता है कि ड्यूली बाउंड है। देयर इज ए रिसेंट ट्रेंड ऑफ पासिंग सच ऑर्डर, मतलब अभी के समय में कुछ ऐसा बातें मतलब कि कुछ ऐसा ट्रेंड चला हुआ है कि पास कर दिया जाए ऑर्डर जिसमें कि ग्रांट कर दिया या रिफ्यूज़ कर दिया बेल को, where the court make a general observation that the fact and circumstances has been considered, है ना। where the courts make a general observation that the fact and the circumstances, मतलब कि कुछ मतलब कि
जो फैक्ट है या फिर उसका जो उससे जुड़ा हुआ मतलब कि महत्वपूर्ण सबूत है, उन चीज़ों पर एकदम जनरल ऑब्जर्वेशन रहता है और उसके बाद मतलब कि ये कर दिया जाता है, ऑर्डर पास कर दिया जाता है। तो नो स्पेसिफिक रीज़न आर इंडिकेटेड विच पार्टिसिपेटेड द पासिंग ऑफ द ऑर्डर बाय द कोर्ट। द बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड बी रमन्ना ऑब्जर्व इन ए जजमेंट। तो ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और बाकी एक सेकेंड, अब यहाँ कुछ खबरें आते हैं आपका। हाँ, जैसे कि ये एक है, AK सूद क्या किया गया है, न्यू प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजरी बनाए गए हैं। इंडिया के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजरी, जैसे कि आपका इकोनॉमिक एडवाइजरी बने थे ना अभी जो पढ़े है ना, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजरी, आप यहाँ पढ़े चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, चीफ इकोनॉमिक अनंता नागेश्वरन थे, है ना। नाम ध्यान में रखना है, ठीक है ना, नाम से भी आपका इसमें पूछा जाता है स्टेट PSC में, ठीक है ना, स्टेट PSC में नाम वगैरह सब पूछा जाता है। तो इसी तरह से प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजरी है ना, तो एक वैज्ञानिकों का मतलब कि एडवाइजरी ग्रुप है, उनका जो है वो एक पद है PSA का, है ना। तो उन पे किनको रखा गया है, अजय कुमार सूद को, है ना। इसके पहले कौन थे, इसके पहले थे के विजय राघवन, ठीक है ना। तो ये किस में कौन अपॉइंट करता है, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ पर्सनल मिनिस्ट्री, है ना, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ पर्सनल मिनिस्ट्री। तो इनके तहत में, और ये क्या होते हैं, मेंबर क्या थे, डॉक्टर सूद जो है 3 साल के लिए अपॉइंट किए गए हैं। और इसके पहले ये मेंबर थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, PM स्टैक, है ना, PM स्टैक के मेंबर थे, है ना। और ये जो फिजिसिस्ट हैं, ये अजय कुमार सूद कौन है, फिजिसिस्ट है, और ये इनका काम क्या था, ग्रेफाइन के ऊपर काम किए थे। ग्रेफाइन क्या होता है, ग्रेफीन क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी है ग्रेफाइट का, है ना, ग्रेफाइट का नैनो टेक्नोलॉजी है। तो इनके काम, इस काम के लिए इनको जाना जाता है, ठीक है ना। तो अजय कुमार सूद क्या है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजरी के अपॉइंट किए गए हैं। इंडिया के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजरी कौन होंगे, अजय कुमार सूद, ठीक है। और PM स्टैक, जैसे कि ध्यान दीजिएगा, PM स्टैक क्या है, PM स्टैक में क्या काम होता है, इसमें टास्क है, ऑब्जर्व किया जाता है और इम्प्लीमेंट किया जाता है टास्क को, है ना। PM स्टैक में कौन सा, इनका 9 मेजर टास्क होता है, 9 मिशन पे फोकस करना रहता है। PM स्टैक को 9 मिशन पे फोकस करना रहता है, उसके काम को देखना पड़ता है, उसका किस तरह से टास्क संचालन होगा, आगे का किस तरह से कार्य अवधि होगी, क्या होगी, नहीं होगी, इसके ऊपर में देखा जाता है। उसमें कौन सा चीज़ होता है जो कि मेजर मिशन किस चीज़ का है, नेचुरल लैंग्वेज ट्रांसलेशन, है ना, क्वांटम फ्रंटियर, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेशनल बायोडाइवर्सिटी मिशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, बायोसाइंस फॉर ह्यूमन हेल्थ, वेस्ट टू वेल्थ, डीप ओशियन एक्सप्लोरेशन एंड एक्सेलरेटिंग ग्रोथ इन न्यू इंडियन इनोवेशन, अग्नि। इन सब चीज़ पे क्या होता है, PM स्टैक फोकस करता है ना। इम्प्लीमेंटेशन देखने का काम होता है, ठीक है ना, PM स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो पा रहा है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। अब असम क्या है, एक हाइड्रोजन प्लांट मतलब कि वहाँ पे स्थापित हुआ है, ठीक है ना, जहाँ पे 99.999% मतलब कि प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट मतलब कि असम में तैयार हुआ है, ठीक है ना। तो ये कहाँ हुआ है, प्लांट सेटअप इन सेंट्रल असम, जोरहाट, कहाँ पे, जोरहाट में। द कैपेसिटी फॉर प्रोड्यूसिंग 10 kg ऑफ हाइड्रोजन ए डे, मतलब 10 किलो हाइड्रोजन क्या करेगा, पर डे निकाला जाएगा, बनाया जाएगा, है ना, प्रोड्यूसिंग मतलब बनाना। तो और इसको बढ़ाया जाएगा कितना, 30 kg प्रतिदिन के हिसाब से। तो ये देखना है कि जोरहाट में क्या किया गया है, हाइड्रोजन प्लांट बनाया गया है। किसके, कौन कंपनी का नाम क्या है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन मेजर, एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन मैनेजर ऑयल इंडिया लिमिटेड के तरफ से इंडियाज़ फर्स्ट इतना 99.99 प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाया गया, कहाँ, जोरहाट में, ठीक है ना।
प्रोडक्शन कैपेसिटी 10 kg हाइड्रोजन पर डे, इसको बढ़ाया जाएगा 30 kg पर डे के हिसाब से, ठीक है। अब उसके बाद देखिए मनरेगा के लेकर के नॉन पील मतलब कि लाया गया है सुप्रीम कोर्ट में पील दायर किया गया है मनरेगा को लेकर के। एमजी नरेगा जो है आप जानते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, ये स्कीम पे बहुत फोकस में रहता है और हर साल फोकस में रहता है, ठीक है ना। इसका जो क्या है इसमें इसका बजट एलोकेशन बताया गया कि जितना बजट एलोकेशन हुआ है ना 72 टू शायद 77 है 1000 करोड़ है, तो इतना एलोकेशन जितना हुआ है वो पैसा ख़त्म हो चुका है। और उसके बाद जो है जो प्रीवियस ईयर जो फाइनेंशियल ईयर था वो अभी तक मतलब कि पैसा अभी तक पेड नहीं हुआ है, तो उसी को लेकर के कि मज़दूरों से काम करवा लिया गया है, उसका कार्ड को लेकर के ब्लॉकेज का समस्या आ रहा है और उसको पेमेंट नहीं पहुंच पा रहा है, तो काम करवाने के बाद भी पेमेंट नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसको लेकर के पील दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। तो इसके ऊपर देखते हैं क्या होता है। और जैसे कि एमजी नरेगा है सुप्रीम कोर्ट इसके पहले बहुत सारा इस तरह का केस सुन चुकी है, जैसे कि रेगुलेशन इम्प्लीमेंटेशन होता है एमजी नरेगा में, और दूसरा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, इसमें भी मतलब कि रेगुलेशन कहीं न कहीं दिखता रहता है। तो इस सब चीज़ों पे चर्चा सुप्रीम कोर्ट पहले भी कर चुकी है और फिर से पीएल दायर किया गया है इस साल के मतलब कि झोलझाल के लिए समझिए एक तरह से। और फिर एमजी नरेगा आपको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। एमजी नरेगा पढ़ लीजिएगा, स्कीम है बहुत बढ़िया स्कीम है, और इस स्कीम के तहत में जो आपका कोविड के समय में ना यही स्कीम बहुत सारा लोगों का जान बचाया था लगभग में। आप देख भी रहे थे कुछ खबर आ रही थी कि बच्चियां सब काम कर रही है, लड़के लड़कियां बच्चे भी काम कर रहे हैं और मतलब कि घर चला रहे हैं। वो कोविड के समय में जब लॉकडाउन का समय था, लॉकडाउन के कुछ दिनों बाद जो दिक्कत आ रहा था घरेलू खर्च पूर्ति करने में। फिर उसके बाद ये स्कॉर्पियन टेक 6 स्कॉर्पियन टेक टू वाटर है ना, आईएनएस वैक्सीर जो है को मतलब कि अभी ट्रेनिंग में मतलब डाला गया है, वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा नेक्स्ट ईयर में। तो प्रोजेक्ट 75 नाम का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 75, ठीक है ना। प्रोजेक्ट 75 क्या है, प्रोजेक्ट 75 में 6 सुपर क्लास 6 जो है ना आपका ये बनाए जाएंगे पनडुब्बी बनाए जा रहे हैं, जिसमें कि आपका पहला देख लीजिए कौन सा है, कितना का था 3.75 बिलियन डील था, साइन किया हुआ था प्रोजेक्ट 70 मझगांव डॉक के द्वारा, ठीक है ना। मझगांव डॉक था और टेक्नोलॉजी की ट्रांसफ़र फ्रॉम द नेवल ग्रुप की तरफ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया गया था मझगांव डॉक को प्रोजेक्ट 75 कंप्लीट करने के लिए। और कितना का डील था, $3.75 बिलियन का डील था, जिसमें कि बनाना था 6 आपका ये पनडुब्बी बनाना था। तो ये डील साइन हुआ था 2005 में, तो पहला कब हुआ था। फिर उसके बाद आईएनएस कैलवरी कमीशन किया गया दिसंबर 2017 में, आईएनएस कंदेरी सितंबर 2019 में, आईएनएस वगीर नवंबर 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया, आईएनएस करांच मार्च 2021 में किया गया, आईएनएस वेला नवंबर 2021 में किया गया, और लास्ट में अब जो आपका है आईएनएस वगसीर जो बचा है ये लास्ट वाला था, फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। ये सब क्या है, फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, मतलब कि है इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी हम बाहर से ला करके उसको यहाँ पे बनाया जा रहा है, ठीक है ना। और आईएनएस वगीर जो है ना, आईएनएस वगीर अंडरगोइंग सी ट्रायल में है, और इसमें क्या करेगी, नेवी हैज ड्रॉन अ प्लान टू इंस्टॉल एयर इंडिपेंडेंट propulsion module on the all Scorpion as the are go for rift begin with INS कैलवरी। INS कैलवरी में शुरुआत किया जाएगा किसका, AIP का। AIP अब क्या है, इसका फुल फॉर्म हालांकि एयर इंडिपेंडेंट propulsion है। अब देखिए दो तरह का पनडुब्बी होता है, पनडुब्बी एक परंपरागत होता है ना, परंपरागत होता है, और एक होता है आपका परमाणु पनडुब्बी, है ना। अब देखिए पनडुब्बी तो पानी के नीचे रह रहा है ना, पानी के नीचे रह रहा है, तो इसको क्या है, अगर मान लीजिए परंपरागत रहेगा तो एक डीजल से चलता है और एक आपका हो गया एयर प्रोपल्सन जो आपका इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन है AIP से, इससे चलता है, ठीक है ना। और परमाणु तो है तो न्यूक्लियर फ्यूज़न हो रहा है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का ज़रूरत मतलब कि रेयर बहुत कम पड़ता है, महीना भर के बाद
मतलब कि आता है ऑक्सीजन ले जाने के लिए। तो और उसके बाद ऑक्सीजन का वहाँ पे क्रायोजेनिक इंजन के साथ और भी टेक्नोलॉजी के साथ मिला करके ऑक्सीजन वहाँ खुद ब खुद पैदा किया जाता है। तो निकलना एक आध महीना तक, डेढ़ महीने तक पनडुब्बी समुद्र के नीचे ही रहती है। लेकिन परंपरागत में क्या दिक्कत है, डीजल वाला रहता है ना, तो हर सप्ताह लगभग में मतलब कि उसको ऑक्सीजन लेने के लिए ना, ऑक्सीजन मतलब कि स्टोर करने के लिए, ऑक्सीजन स्टोर करने के लिए उसको बार बार ऊपर आना पड़ता है, समुद्र के ऊपर आना पड़ता है। तो इससे क्या होगा, आप मतलब कि पनडुब्बी क्या है, निगरानी और इसके लिए किया जाता है ना, मतलब अचानक से मतलब कि तैयार, मतलब कि हमले के लिए तैयार होने के लिए पनडुब्बी है ना। अचानक से हमला, बहुत दिनों से टारगेट बैठा है, मतलब कि गिद्ध का नज़र है बहुत दिन से, मतलब कि मतलब चील का नज़र, गिद्ध का नज़र, छोड़िए नज़र वगैरह किसका है, मतलब कि ये देख लीजिए कि इसको ना ज़रूरत के समय में मतलब कि टारगेट पे फोकस किए हुए है ना। और जब टारगेट मतलब कि देख रहा है रिलैक्स में है, बस उसके ऊपर ये कर देना, हमला कर देना है। तो उसके लिए क्या है, उसको लिए बहुत दिन अंदर रहना पड़ता है। तो वही है, एआईपी क्या करता है, एक सप्ताह से ज़्यादा भी मतलब कि वो नीचे रह सकता है। और बाकी डीजल वाला क्या है, 2-3 दिन में उसको बाहर निकलना पड़ता है। तो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन जो मॉड्यूल है, ये क्या है, इसका हिंदी में क्या है, वायु स्वतंत्र प्रणोदन, वायु स्वतंत्र प्रणोदन है ना, वायु स्वतंत्र प्रणोदन, मतलब कि हवा का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये टेक्नोलॉजी है मतलब कि पनडुब्बी को बाहर कम निकलना पड़ेगा, ठीक है। और इसको कलवरी शुरू किया जाएगा। और ये जो एआईपी जो है ना, डेवलप किया गया था, इंडिजीनियस एआईपी मॉड्यूल डेवलप किया गया है डीआरडीओ की तरफ से, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। और इसके बाद एक और प्रोजेक्ट चलेगा, प्रोजेक्ट 75I है ना, प्रोजेक्ट 75I, जिसके तहत में क्या है, प्रपोजल स्टेज में है। ये भी क्या करेगा, प्रोजेक्ट 75I डिज़ाइन एंड बिल्ड कन्वेंशनल सबमरीन इंडिजिनसली, मतलब कि स्वदेशी तौर पे बनाया जाएगा। अब जैसे वक्सीर का नाम जो है ना, एक सैंड फिश के मतलब के ऊपर दिया गया है, मतलब कि रेतीला मछली की तरफ सैंड फिश है ना, सैंड फिश के नाम पे दिया गया है वक्सीर। और द फर्स्ट सबमरीन वक्सीर फ्रॉम रसिया वाज कमीशन इनटू द इंडियन नेवी ऑन दिसंबर 26, 1974। इसके पहले जो वक्सीर सबमरीन था है ना, वक्सीर सबमरीन जो था 1974 में कमीशन किया गया था। और इसको डिकमीशन कब किया गया, 1997 में। अब फिर से अब नया वक्सीर बनाया जा रहा है, नेम एट द टाइम इट्स कमीशनिंग, जब ये वक्सीर फिर से बनाया जा रहा है, मतलब कि उसी मतलब कि इसमें जाएगा, उसी नाम से बनाया जा रहा है, ठीक है। ऑफिशियली नेम्ड एट द टाइम इट कमीशन, जब बनाया जा रहा था उसी टाइम में वक्सीर नाम दे दिया गया था। अब उसके बाद देखते हैं कि डीजल इंजन होता है ना, देखिए डीजल इंजन है, इसमें 360 बैटरी सेल फॉर पावर एंड साइलेंट। इसमें जो आपका जो बनाया जा रहा है वक्सीर जो है, इसमें क्या है, MTU 12V 396 SE84 डीजल इंजन, मतलब इतना कोड याद करने का, डीजल इंजन है, 3 बैटरी है ना, और साइलेंट फीचर है इसमें, है ना। साइलेंट फीचर क्या क्या है वो बताया जा रहा है कि इस वक्सीर में क्या क्या फ़ीचर हो गया, प्रोजेक्ट 75 में क्या क्या फ़ीचर होती है, ये सब बताया जा रहा है। फीचर्स देख लेना आपको। और वक्सीर है डीजल अटैक सबमरीन है, ठीक है ना। अभी एआईपी नहीं लगाया गया है, एआईपी लगाने का बात चल रहा है, ठीक है ना, मतलब बात चल रहा है। उसका जैसे ही कमीशन हो जाएगा उसके बाद से शुरू कर दिया जाएगा, एक से हर एक 6 को किया जाएगा। लेकिन शुरुआत किया जाएगा किससे, शुरुआत किया जाएगा आपका कलवरी से, है ना। एआईपी लगाना किससे शुरुआत किया जाएगा, कलवरी से। फिर उसके बाद जैसे कंप्लीट होता है दूसरा में लगाना होगा, फिर एक साथ हो सकता है लगाया जाए, तो ये देखा जाएगा। और जैसे ही वक्सीर जो है ना अभी अपना ये करेगा, सी ट्रायल इसका चलेगा 12 से 18 महीना तक। फिर उसके बाद जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो उसका कमीशन कर दिया जाएगा। मतलब कि ये जो वक्सीर जो है अभी सी ट्रायल में पहले गया है, ठीक है ना, सी ट्रायल में गया है। सी ट्रायल जैसे ही इसका कंप्लीट हो जाएगा 12 से 18 महीने के बीच, फिर उसके बाद ये कमीशन कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद न्यूक्लियर कैपेबल सरमात बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है, कौन, रसिया किया है ना। तो रसिया के पुतिन बोले थे कि पुतिन सेड वुड गिव मॉस्को एनिमीज, मतलब मॉस्को का जो दुश्मन है, समथिंग टू थिंक अबाउट, मतलब सोचने में मजबूर कर देगी ये, ऐसा मतलब कि ये है बैलिस्टिक मिसाइल है। तो न्यूक्लियर कैपेबल है, हाँ न्यूक्लियर कैपेबल है। तो मिसाइल कितने तरह का होता है, 2 तरह का, मतलब कि एक क्रूज़ होता है
है ना, क्रूज मिसाइल और एक बैलिस्टिक मिसाइल। अब बैलिस्टिक मिसाइल क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये आपका जो वातावरण है, मतलब पृथ्वी का जो वातावरण है, इसके मतलब यहाँ से ऊपर उठता है, वातावरण से ऊपर जा करके इसको जहाँ टारगेट करना रहता है बस ये ऊपर तक वहाँ तक चलते रहता है, फिर उसके बाद वहाँ से आकर के धड़ाम, है ना, फिर तबाही और क्या। और क्रूज मिसाइल क्या है? क्रूज मिसाइल जो है यहाँ से उड़ा और सीधा जा करके, है ना, एक जगह से उड़ा और सीधा जा करके गिर गया, उसका जो टारगेट है बस फिक्स, ठीक है ना। क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में यही थोड़ा बहुत एक जनरल सा अंतर बताएं, ठीक है, और भी बहुत सारे अंतर होते हैं, ठीक है। नेवी चीफ अनविल ज्वाइन नेविगेशन मालदीव चैट इन मालदीव। मालदीव और नेवी का मतलब कि वहाँ पे ये हुआ है, इंडियन नेवी और मालदीव का जो है नेवल स्टाफ जो है ज्वाइंट नेविगेशन चार्ट का मतलब कि शुरुआत किया गया है। शुरुआत नहीं किया, मतलब कि एक ये हुआ था ज्वाइंटली चार्ट, मतलब ज्वाइंटली चार्ट है, नेविगेशन चार्ट है एक, समझे ना। तो उसको क्या किया गया है, वो आपका रिवील किया गया है, ठीक है ना। तो ये क्या है, मतलब कि आपका इसके साथ क्या एक्सरसाइज करते हैं ऐसे, हालांकि पढ़ने का पढ़ लीजिएगा, लेकिन वन लाइनर है बस कि एक जो है ना, यहाँ पे जो आर हरी साहब हैं, एडमिरल हैं, नेशनल चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? एडमिरल आर हरी कुमार, ठीक है ना। इनका नाम अगर पढ़ना याद करना याद कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद ये क्या किए हैं, फर्स्ट नेविगेशन चार्ट जॉइंटली प्रोड्यूस बाय द टू कंट्री, है ना। नेविगेशन चार्ट मतलब का ये किया गया है, रिवील किया गया है, ठीक है। और बाकी इंडिया मालदीव के बीच में कौन सा एक्सरसाइज होता है, तो एक्यू वेरीन, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज सबका नाम याद रखा कीजिए, जितना बार पढ़िएगा उतना बड़ा बढ़िया रहेगा, ठीक है ना, जिससे कि याद रहे कभी, इसलिए कि एक्सरसाइज से नाम पूछ लिया जाता है। और गवर्नमेंट क्या कर रही है, ई कॉमर्स पोर्टल रूल लेकर के आएगी, ठीक है ना। तो प्रपोज किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, है ना। कौन लेकर के आएगी ये पॉलिसी? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, है ना। ये किसके अंदर में आता है? हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये किसका है मिनिस्ट्री? इसका मिनिस्ट्री कौन संभाल रहे हैं? मिस्टर पीयूष गोयल साहब, है ना, पीयूष गोयल साहब, ठीक है ना, याद रखिएगा, पीयूष गोयल साहब। और ये जो रूल लाया गया है, इसके पहले रूल लाया गया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल 2020, है ना। और इसके बाद फिर से दोबारा और फिर रूल लाया जा रहा है, तो देखते हैं रिप्लेस करेगा या फिर मतलब कि ऐड करेगा, ये देखते हैं। और फिर ये जो रूल लाया जाता है किसके तहत लाया जाता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो मूल एक्ट है 1986 का है, और अमेंड लास्ट हुआ था 2019 में, ठीक है ना। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना है। ई कॉमर्स का जो मतलब कि ये जो बन रहा है ना कि सेल, है ना, फ्लिपकार्ट पे है सेल, तो और किसी कंपनी पे है सेल, अमेजोन पे सेल, तो ये सब बड़ी कंपनी है तो सेल लाती हैं, तो ये मतलब कि डिफाइन करना है, ट्रांसपेरेंसी को लेकर के ये रूल आएगा, ठीक है ना, कि ट्रांसपेरेंट आप जो सेल दे रहे हैं तो आप कैसे मतलब कि कितना % का छूट और कैसे छूट दे पा रहे हैं, है ना। तो ये सब इसलिए कि आपका जो लोकल जो ट्रेडर्स हैं उनका तो बिजनेस ठप हो रहा है, स्मॉल बिजनेस ठप हो रहा है, तो उसको लेकर के आपको दीजिए, आपको यहाँ बताना होगा। इसके पहले जो रूल आया था तो देखे थे ना कि आपको ओरिजिन स्टेट बताना होगा, कौन सा इलाका से मतलब कि कहाँ तैयार हुआ है। तो आजकल फ्लिपकार्ट पे आप देखते होंगे कि एक स्पेसिफिकेशन में आपको मिलता भी है कि ये कंपनी यहाँ से प्रोडक्ट ये वाला बन करके आया हुआ है, ठीक है। तो और उसके बाद ये 2 है, ठीक है ना, इसका हम कल करवा देते हैं, 2-3 खबर बचा हुआ है। तो मतलब कि वेट का है, थोड़ा सा 1-2 चीज़ है जो कि ऐड कर देंगे, इसलिए कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इतना अपलोड करना आप देखते हैं, छोटा पार्ट में ही वीडियो लाने में हमको लग रहा है कि ठीक रहेगा, इसलिए कि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हमको भी अपलोड करने में बहुत टाइम लग जाएगा फिर, ठीक है। तो आज के लिए मतलब कि ये करंट अफेयर्स इतना ही हम अपलोड कर देते हैं, और हम रेगुलर इसका लेकर के आएंगे, देखते हैं अगर कल होता है, इसलिए कि तैयार करने में हम तैयार तो कर लेते हैं, लेकिन समय यही रहता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा सा समय लग जाता है। और इधर देख रहे हैं कि
इतना लंबा वीडियो बनने के बाद तो और फिर दिक्कत है। तो आज छोटा ही मतलब कि कल से देखते हैं, छोटा वीडियो अगर रहेगा तो छोटा छोटा वीडियो नहीं होगा तो सब्जेक्ट वाइज डाल देंगे, है ना, जीएस पेपर वाइज, तो शायद आसान हो। तो बताइएगा इसमें आपको करंट अफेयर्स का क्लास कैसा लगा, इसलिए कि ये सारा आपका कवर कर दिए हैं, ठीक है ना। और ये हर पर डे रहेगा, है ना, पर डे आपको पढ़ना है ही, और किस तरह से पढ़ना है तो ये आप बेसिक्स मतलब कि सीख सकते हैं, ठीक है ना, बेसिक सीख सकते हैं। हालांकि आप एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, हम कहीं पे ये भी नहीं है कि मतलब कि आप हम ही से पढ़िए या फिर कुछ भी कीजिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स में कितना कुछ रहता है जानने के लिए, है ना। और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से क्या क्या रहता है, बहुत सारा चीज़ रहता है जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से नहीं रहता है, तो उसको छोड़ भी देते हैं, है ना। जो ज़रूरत का बस है वही पढ़ना है। चलिए फिर ठीक है, तो आज के लिए करंट अफेयर्स के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।